वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक रिलीजन एंड सोसाइटी या कहें सोशलॉजी ऑफ रिलीजन, जिसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में, इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ रिलीजन के बारे में। उसके बाद हमने शुरू किया था मॉडर्न थ्योरिस्ट ऑन रिलीजन, जिसमें हम कवर कर चुके हैं फंक्शनलिस्ट व्यू, कन्फ्लिक्ट व्यू, फेमिनिस्ट व्यू और रीजनल चॉइस थ्योरी। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरप्रेटिविस्ट व्यू और व्यू ऑफ मैक्स वेबर ऑन रिलीजन। वेबर साहब क्या कह रहे हैं रिलीजन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें वेबर की सोशलॉजी की, तो आपको पता है वेबर लिमिटेड सोशलॉजी की बात करते हैं। वेबर सोशलॉजी को लिमिटलेस नहीं बताते, वह इसीलिए आइडियल टाइप की बात करते हैं। वेबर वेबर आइडियल टाइप बनाते हैं जिससे वह कंपैरिजन कर पाएं रियल टाइप से। मींस वह अपनी सोशलॉजी को ऐसा नहीं बताते जो सब चीज़ों का सॉल्यूशन दे दे, इसीलिए वो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स बताते हैं वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस के। इसीलिए रिलीजन भी वेबर इसी रियाल में देखते हैं, वह रिलीजन के आइडियल टाइप बनाते हैं। अब उनका जो टॉपिक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें आप देखेंगे वेबर ने आइडियल टाइप बनाया है वेरियस रिलीजन्स का। जैसे उन्होंने क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिसिज्म दोनों के आइडियल टाइप बनाए। इवन उन्होंने आइडियल टाइप बनाया कैपिटलिज्म का, उन्होंने आइडियल टाइप बनाया हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का, जुडाइज्म का। इवन जो चाइना में रिलीजन फॉलो होते हैं उनके भी आइडियल टाइप बनाए और कंपेयर किया एक दूसरे से। और लास्ट में उन्होंने एक कंक्लूजन ड्राइव किया। वो कंक्लूजन ये था, अगर प्रोटेस्टेंट एथिक है तो ही कैपिटलिज्म होगा। आल्दो उनके बहुत सारे क्रिटिक भी हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फंक्शनलिज्म पढ़ चुके थे, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी हम देख चुके थे, क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन इसके हम चर्चा कर चुके हैं। हमने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में सिमोन डी ब्यूवा, करल क्रिस्ट, इनका आइडिया देखा, जिसमें हमने थियोलॉजी के बारे में जाना। मीन्स हमने थियोलॉजी से थियोलॉजी बनाने की बात कही थी। फिर हमने सिंबॉलिक इंटेक्शनिस्ट का व्यू देखा और देखा कैसे एक रिलीजन का मीनिंग अलग हो जाता है जैसे सोसाइटी बदलती है या कल्चरल कंटेक्स्ट बदल जाता है। हमने रिलीजन का इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेबर्स पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन, दैट इज प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। द थ्योरी वाज गिवन इन 1904. It is the basis of Weber's research by which he established linkage between capitalism and Protestantism. तो इन्होंने क्या किया, कैपिटलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म में एक लिंकेज ढूंढा। वो लिंकेज क्या था, रिलीजन की वजह से इकोनॉमी होती है। मींस रिलीजन है या रिलीजियस वैल्यूज हैं, उसकी वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थ्राइव कर रही है। तो आपको ये समझ में आएगा ये व्यू जस्ट अपोजिट है मार्क्स के व्यू से, क्योंकि मार्क्स क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी या बेस या इकोनॉमी है, उसी की वजह से जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें रिलीजन आता है। तो मार्क्स कह रहे हैं बेस या इकोनॉमी की वजह से रिलीजन होता है। कुछ हैव्स चाह रहे हैं तभी रिलीजन आ रहा है, लेकिन वेबर साहब जस्ट इसका अपोजिट बोल रहे हैं। वेबर ट्राइड टू वैलिडेट द कोरिलेशन between Protestant ethics and spirit of capitalism through historical comparative studies. तो इनका जो मेथड है मैक्स वेबर का, वो आप देखेंगे ये मेथड है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव स्टडीज। तो वो कंपैरिजन किसके बीच करते हैं, वो आइडियल टाइप बना लेते हैं। आइडियल टाइप, तो मैंने आपको बताया था आइडियल टाइप क्या होता है। आप एक किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन या जिसकी भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी फिनोमेना आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके आप प्रोमिनेंट फीचर्स लिख लीजिए। जैसे ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप क्या है, उसमें आप डिवीजन ऑफ वर्क देखते हैं, मेरिटोक्रेसी है, कैरियर ओरिएंटेड है, बहुत सारे प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। उस प्रोमिनेंट फीचर की आप लिस्ट बना लीजिए, 1 2 फीचर 3 फीचर 4, और उसको कंपेयर करिए रियल जो ब्यूरोक्रेसी है। मींस रियल ब्यूरोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, करप्शन, सिलेक्टिविज्म, फेवरेटिज्म, ये आप कंपेयर करिए। जो आपने आइडियल टाइप बनाया उससे कंपेयर करिए, फिर आपको रियलिटी का एनालिसिस अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो ये कहानी थी आइडियल टाइप ऑफ वेबर। मैंने इंट्रोड्यूस इसलिए करा दिया कि कुछ बच्चों ने वेबर का रिवीजन नहीं किया होगा। ऑफ वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स ही डेवलप्ड द आइडियल टाइप्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म and Protestantism and compared them
एंड फाउंड आउट न्यूमरस सिमिलरिटीज। तो वही बात, उन्होंने बहुत सारे रिलीजन के आइडियल टाइप बनाए। तो आइडियल टाइप किसके किसके बनाए होंगे? उन्होंने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट का आइडियल टाइप बनाया होगा। उन्होंने हिंदुइज्म का आइडियल टाइप बनाया होगा कि हिंदू बिलीफ कैसा होता है, उसके मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स क्या हैं। उन्होंने इस्लाम का भी आइडियल टाइप बनाया होगा। तो इस्लाम के जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो उन्होंने एक लिस्ट बनाई होगी। और उन्होंने जुडाइज्म का भी आइडियल टाइप बनाया होगा और इस आइडियल टाइप को उन्होंने कंपेयर किया होगा। इनको आपस में पहले तो कंपेयर किया होगा, फिर इन्होंने एक आइडियल टाइप बनाया होगा किसका? कैपिटलिस्ट वैल्यूज का, कि कैपिटलिज्म में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। वो फीचर्स लिखे होंगे आइडियल टाइप में। क्या लिखा होगा? पॉइंट 1, पॉइंट 2 ऐसे कुछ करके प्रोमिनेंट फीचर्स लिखे होंगे। इन फीचर्स को इन्होंने यहाँ पर कंपेयर कराया होगा। तो फिर एक कंक्लूजन ड्राइव किया है कि प्रोटेस्टेंट इथिक है तभी कैपिटलिज्म थ्राइव कर रहा है, या प्रोटेस्टेंट इथिक की वजह से ही कैपिटलिज्म आया। यहां पर मैंने लिखा पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। इसका क्या मीनिंग है? वेबर को कहा जाता है इंटरप्रेटिविस्ट। मैंने आपको बताया था इनकी सोशलॉजी लिमिटेड सोशलॉजी है, ये लिमिटलेस नहीं है, लेकिन ये एक ब्रिज की तरीके से भी एक्ट करते हैं पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म के बीच। मींस ये कुछ फीचर्स पॉजिटिविज्म के भी यूज करते हैं, कुछ फीचर्स नॉन पॉजिटिविज्म के भी यूज करते हैं। मींस ये मैक्रो सोशलॉजी और माइक्रो सोशलॉजी को ब्रिज करने का काम भी करते हैं। इसीलिए ये जो मेथड यूज कर रहे हैं हिस्टोरिकल कंपैरेटिव स्टडीज, ये जो मेथड है ये पॉजिटिविस्ट के द्वारा भी यूज किया जाता है, पॉजिटिविस्ट। तो इसीलिए यहां पर मैंने लिखा पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। वेबर फाउंड द अर्ली कैपिटलिस्ट एंड हाई स्किल्ड लेबर वर मोस्टली प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने देखा होगा, ये स्टडी की शुरुआत कैसे की होगी, इन्होंने देखा कि जो अर्ली कैपिटलिस्ट थे और हाई स्किल्ड लेबर थी, शुरुआत में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुई तब ये कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा वो प्रोटेस्टेंट थे मेनली। इन्होंने एक फाइंडिंग की। अब इस फाइंडिंग से इन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि अगर प्रोटेस्टेंटिज्म है तभी कैपिटलिज्म होगा। दिस स्टडी बाय वेबर नेगेटेड क्लासिकल एंड मार्क्सिस्ट एजम्पशन। तो मार्क्सिस्ट एजम्पशन के जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये बोल रहे हैं रिलीजन की वजह से इकोनॉमी बनी। क्लासिकल जो इकोनॉमी है, एडम स्मिथ का जो कंसेप्ट है, उसको कैसे ये नेगेट कर रहे हैं? क्योंकि एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, मार्केट या मर्केंटिलिज्म या इकोनॉमी की वजह से ही कैपिटलिज्म है। तो इसका जो बेस मान रहे हैं कैपिटलिज्म का, ये इकोनॉमी को मान रहे हैं। कौन? एडम स्मिथ। जबकि आपके जो वेबर साहब हैं वो बेस मान रहे हैं किसको? रिलीजन को। किसका? इकोनॉमी का या कैपिटलिज्म का। Put forward a new assumption which constitute the Protestant ethic, means Protestant values or Protestant mindset to be the generator and perpetuator of capitalism। तो ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म आया वो बस एक वजह से आया क्योंकि कुछ लोग प्रोटेस्टेंट माइंडसेट रखते थे। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि सर ये प्रोटेस्टेंट माइंडसेट क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। यहां पर मैंने लिखा आइडियलिज्म प्लस मैटेरियलिज्म। अब देखिए ये क्या मीनिंग है, आइडियलिज्म और मैटेरियलिज्म। दोनों डायलेक्टिक थॉट हैं लेकिन कॉपरेट करते हैं, इसीलिए डायलेक्टिक कहेंगे। देखिए आइडिया किसका है या बिलीफ किसका है? प्रोटेस्टेंट वैल्यूज का। और रियलिटी में क्या दिख रही है आपको? कैपिटलिज्म। तो वेबर साहब की थ्योरी से पता लगता है पहले आइडिया है, उसके बाद मैटेरियल रियलिटी है। मींस ये हेजल जो बात कहते हैं वैसी ही कुछ बात वेबर भी कह रहे हैं, आइडिया है तभी मटेरियल रियलिटी है। तो ये जो आइडियल टाइप बनाएंगे हिंदुइज्म का, इस्लाम का, उसमें भी ये आइडिया पहले देखेंगे और उसको कंपेयर कराएंगे मटेरियल रियलिटी के साथ। तो ये दोनों चीजें स्टडी कर रहे हैं कौन? मैक्स वेबर। अब देखते हैं आइडियलिज्म में क्या है। आइडियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म is a philosophical school of thought that posits that ultimate nature of reality is mental और spiritual। तो आइडियलिज्म ये कहता है कि जो भी रियलिटी है पहले वो दिमाग में है फिर वो बाहर है। मींस मटेरियल रियलिटी किस पर प्रिमाइस होती है? एक फिलॉसफी पर, रादर देन फिजिकल और मटेरियल।
आइडियलिस्ट आर्ग्यू दैट द फिजिकल वर्ल्ड इज अ क्रिएशन ऑफ द माइंड और कॉन्शियसनेस। तो जैसे हेजल बोलते हैं वही ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले आइडिया है उसके बाद मटेरियल रियलिटी है, एंड दैट द माइंड इज द प्राइमरी रियलिटी। तो जो भी आपको मटेरियल रियलिटी दिख रही है वो बस माइंड की वजह से है। तो सुप्रीम पावरफुल कौन हुआ? माइंड और आपकी कॉन्शियसनेस। तो अब ये वेबर से कैसे कनेक्ट करेंगे? वेबर भी किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटेस्टेंट एथिक की बात कर रहे हैं। तो एथिक का मीनिंग यहां पर क्या है? माइंडसेट और आइडिया। मींस प्रोटेस्टेंट का माइंडसेट, प्रोटेस्टेंट के आइडियाज या प्रोटेस्टेंट की फिलॉसफी किसे जन्म दे रही है? ये जन्म दे रही है मटेरियल रियलिटी को, जो है कैपिटलिज्म। बस ये इनकी थ्योरी है, ये इनका कंक्लूजन है। It is only after Protestant Reformation that capitalism emerged, and that too first in the Protestant countries. अब इन्होंने अपने मेथड लगाए और कहा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद ही कैपिटलिज्म जन्मा। तो पहले आइडिया आया, फिर मटेरियल रियलिटी आई। पहले रिलीजन है, रिलीजियस वैल्यूज हैं, इसके बाद इकोनॉमिक वैल्यूज हैं। तो वेबर ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं? पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की। तो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के कंटेक्स्ट में अपनी थ्योरी दे रहे हैं। एंड ओवरवेलमिंगली मोस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट इनिशियली वर प्रोटेस्टेंट्स, एंड वेबर ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो वेबर ने देखा कि जो जो इनिशियल कैपिटलिस्ट थे वो प्रोटेस्टेंट ही थे, इसीलिए इन्होंने डिराइव किया कि कैपिटलिज्म अगर है, अगर कैपिटलिज्म की मटेरियल रियलिटी है तो उसके पीछे आइडिया है प्रोटेस्टेंट का। As per Weber, the material conditions for the development of capitalism were also present in various societies. अब देखिए, मैंने आपको बताया कि वेबर को लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि आप सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, मटेरियल कंडीशंस वजह हैं कैपिटलिज्म की। लेकिन वेबर साहब ये कहते हैं कि अकेला मटेरियल कंडीशंस की वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं बनी, मटेरियल कंडीशंस के साथ एक बिलीफ भी होना चाहिए। तो उसकी बात इसमें कर रहे हैं वो। As per Weber, the material conditions for the development of capitalism were also present in various societies. बोले मटेरियल कंडीशंस की बात है, ये तो पहली बहुत सारी सोसाइटी में मटेरियल कंडीशंस थी, जैसे इंडिया, चाइना। इंडिया को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन फिर भी इंडिया में कैपिटलिज्म देखने को नहीं मिलता है। अब आपको एक डाउट आएगा कि सर कैपिटलिज्म तो इंडिया में है। वेबर की जो थ्योरी है वो 1904 की थ्योरी है। उस समय की सोसाइटी के बारे में वेबर लिख रहे हैं, और आज की सोसाइटी, हम किस एज में चल रहे हैं? 2026। इसलिए आप शायद रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे वेबर के इस थॉट से। तो वेबर 1904 के भारत के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया, चाइना, बट मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म डिड नॉट इमर्ज हियर एज ओनली मटेरियल कंडीशंस डू नॉट डेवलप अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये कह रहे हैं अकेले मटेरियल कंडीशन से कुछ भी नहीं होगा, मटेरियल कंडीशंस अकेले कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। मटेरियल कंडीशंस क्या थी? जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी थे, पॉपुलेशन भी अच्छी थी, मींस ह्यूमन रिसोर्सेज भी थे, स्टेबल पॉलिटी, कोई चेंज ऑफ रिजीम जल्दी से नहीं होता था, तो स्टेबल पॉलिटी थी, और नेचुरल रिसोर्सेज भी थे। तो हर प्रकार के पॉलिटिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इवन मौजूद थे। लेकिन क्या मौजूद नहीं था? वो मौजूद नहीं था आइडिया, बट रिक्वायर्ड अ सपोर्टिव बिलीफ सिस्टम। जो सपोर्टिव बिलीफ सिस्टम होता है, जो आइडिया होता है, वर्क इज वर्शिप वाला जो आइडिया है, वर्क इज वर्शिप, ये कह रहे हैं कि अब्सेंट था। और वर्क इज वर्शिप का आइडिया किस में प्रेजेंट है एज पर वेबर? ये प्रेजेंट है प्रोटेस्टेंट आइडिया में। प्रोटेस्टेंट रिलीजन में वर्क को ही महत्व दिया जाता है। प्रोटेस्टेंट बिलीफ सिस्टम का मीनिंग क्या है? राइट मोड्स ऑफ थिंकिंग और एटीट्यूड टुवर्ड हार्ड वर्क। तो वेबर साहब कह रहे हैं हार्ड वर्क के बारे में बस प्रोटेस्टेंट वैल्यूज में लिखा है, इंडिया की वैल्यूज में हार्ड वर्क को फोकस नहीं किया जाता। एंड सच बिलीफ सिस्टम वाज नॉट कंडीसिव इन दीज कंट्रीज एट दैट टाइम। तो इंडिया की सोसाइटी, चाइना की सोसाइटी में हार्ड वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। तो किस पर फोकस है? किस पर बिलीफ सिस्टम है इंडिया का? यहाँ पर फोकस है कास्ट पर, यहाँ पर फोकस है रिलीजन पर, यहाँ पर फोकस है फैमिलियल वैल्यूज पर, हार्ड वर्क पर उतना फोकस नहीं है। ऑन द अदर हैंड
The religious belief of the people were conducive for the development of capitalism only amongst Protestant countries. तो ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म अकेला प्रोटेस्टेंट कंट्रीज में राइज होता है क्योंकि वहां पर प्रोटेस्टेंट वैल्यूज थी। एग्जाम्पल, हिंदुइज्म, कास्ट सिस्टम, कर्मा फिलॉसफी, ये जो बिलीफ है हिंदुइज्म में, जैसे मोक्ष का कंसेप्ट, कास्ट सिस्टम में एस्क्रिप्टिव ऑक्यूपेशन, टैलेंट, मेरिट, इनोवेशन नॉट गिवन फुल एक्सप्रेशन। तो कास्ट सिस्टम में देखिए मेरिट पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, कर्मा फिलॉसफी, अब पैसिविटी दिखाता है कर्मा फिलॉसफी, और बहुत सारी हिंदू रिलीजन में ऐसी चीजें दिखेंगी जो एंटीथेटिकल हैं कैपिटलिस्ट वैल्यूज के साथ। दिस लाइफ गिवन टू करेक्ट मिस्टेक ऑफ पास्ट लाइफ, तो हम लोग किस पर ज्यादा फोकस करते हैं, पास्ट लाइफ पर। कैन नॉट इनोवेट, इस वजह से इनोवेशन की जो भावना है वो अपनी सोसाइटी में देखने को नहीं मिलती। दस नो मेटेरियल अटैचमेंट, और हम लोगों की सोसाइटी में मेटेरियल अटैचमेंट नहीं है। हम लोग मोक्ष की बातें करेंगे लेकिन मेटेरियल रियलिटी की बातें नहीं करेंगे। कैन नॉट इनोवेट, इसी वजह से हम इनोवेट नहीं कर सकते, और यही एंटीथेटिकल आइडियाज हैं कैपिटलिज्म के, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटलिज्म नहीं देखने को मिलता। एज पर वेबर, अब ये कीवर्ड है ओनली, द प्रोटेस्टेंट इथिक प्रोवाइडेड कंडीसिव सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो वेबर कह रहे हैं जो प्रोटेस्टेंट इथिक है वही असली इथिक है, उसी वजह से कैपिटलिज्म है। आपके यहाँ जो इथिक है वो क्या इथिक है, कास्ट सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ मोक्ष, कंसेप्ट ऑफ कर्म, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब मैंने यहाँ पर आपको फिर से एक बार बताया है क्या होता है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। स्टूडेंट को डाउट रहता है इस कीवर्ड पर स्पिरिट, तो मैंने यहां पर इसको लिखा है। स्पिरिट का मीनिंग समझिए, एसेंस, ड्राइविंग फोर्स, मेन आइडिया, और हिंदी में इसको समझिए निचोड़ या सारांश। अकॉर्डिंग टू वेबर, द स्पिरिट और एसेंस और ड्राइविंग फोर्स ऑफ कैपिटलिज्म इज द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट। तो कैपिटलिज्म का निचोड़ क्या है, कैपिटलिज्म की समरी क्या है, कैपिटलिज्म का सारांश क्या है, या कैपिटलिज्म का ड्राइविंग फोर्स क्या है, आप इस डायग्राम से समझिए। इस अगर आपके पास मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ मनी है और वो आप अपने घर पर रखे हैं बैग में, तो क्या आप कैपिटलिस्ट कहे जाएंगे। अब उस एक्स अमाउंट ऑफ मनी से आपने मार्केट में लगाया एक्स डैश अमाउंट, और उससे आपको प्रॉफिट मिला बाई अमाउंट, और उस बाई से आपने बाई डैश अमाउंट को फिर से मार्केट में लगाया, तो आप देखेंगे मार्केट में आपने प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट किया, इसको कहा जाता है री इन्वेस्टमेंट। तो एक्स डैश और वाई डैश यही प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट की कहानी है। अगर आप उसको बोरियों में पैक करके घर में रखे रहते तो आप नहीं कहे जाते कैपिटलिस्ट, और आपने उसमें से कुछ अमाउंट अगर मार्केट में दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया और उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाला, फिर प्रॉफिट में से दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया और प्रॉफिट निकाला, मीन्स मनी को ग्रो करने की कहानी है री इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, और यही कहानी है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की। तो ये होता है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की स्पिरिट क्या है, री इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ओरिएंटेशन, और इसी को कनेक्ट करते हैं वो किससे, प्रोटेस्टेंट वैल्यूज के साथ। ये है समरी किसकी, वेबर की थ्योरी की। हाँ, यहां पर आपको फोकस करना है स्पिरिट का मीनिंग क्या नहीं है, स्पिरिट का मीनिंग आत्मा नहीं है। हम जिसको स्पिरिट थ्योरी में पढ़े हैं या एनिमिज्म थ्योरी में पढ़े हैं, ईबी टाइलर की जो थ्योरी थी, ऐसा कुछ यहां पर मत समझिएगा। पर्पस टू मेक प्रॉफिट इन प्री कैपिटलिस्ट टाइम टू गेन स्टेटस इन सोसाइटी फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कैपिटलिज्म जब नहीं था तो लोग स्टेटस की वजह से प्रॉफिट बनाते थे, मींस प्रॉफिट से वो स्टेटस गेन करते थे। या स्टेटस क्यों गेन करते थे, सेल्फ कंजम्पशन की वजह से। मींस सेल्फ कंजम्पशन, स्टेटस और प्रॉफिट एक जैसी चीजें होती थी कैपिटलिज्म आने से पहले, लेकिन कैपिटलिज्म आया, वहां पर जो प्रॉफिट हुआ वो सेल्फ कंजम्पशन की वजह से नहीं। मींस प्रॉफिट को सेल्फ कंजम्पशन में नहीं लगाएंगे, मार्केट में लगाएंगे और मार्केट में री इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यही फर्क है। यहां पर आपको सेल्फ कंजम्पशन पर ज्यादा फोकस दिखता है, लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक अच्छा कैपिटलिस्ट वही है जो बहुत ज्यादा कंज्यूम ना करे, बस री इन्वेस्ट करे, क्योंकि प्रोटेस्टेंट वैल्यूज में कंजम्पशन पर फोकस नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार रखिए, लेकिन अपने पैसे को मार्केट में री इन्वेस्ट करते रहिए, तभी आप कैपिटलिस्ट कहे जाएंगे एज पर प्रोटेस्टेंट एथिक और एज पर वेबर। अब देखते हैं कैपिटलिस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या कहानी है। पर्पज ऑफ प्रॉफिट
ये जो प्रॉफिट है उसका पर्पज कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है? टू री इन्वेस्ट। क्या है? री इन्वेस्टमेंट, ना कि सेल्फ कंजम्पशन। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा बस इसीलिए हो पाया क्योंकि प्रोटेस्टेंट वैल्यूज में ये बात लिखी गई है, फॉर मोर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना है जिससे और प्रॉफिट आ पाए। ये साइकिल चलती रहेगी, एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन फॉर एवर फॉर रिन्यूड प्रॉफिट। तो री इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट, प्रॉफिट से री इन्वेस्टमेंट, फिर फर्दर री प्रॉफिट, फर्दर री इन्वेस्टमेंट, और ये साइकिल चलाते रहिए। स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म डज नॉट रिफर टू स्पिरिट इन द मेटाफिजिकल फॉर्म। हाँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप स्पिरिट को आत्मा वाली कहानी मत समझिए, रादर टू अ सेट ऑफ वैल्यूज टू द स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क, ऑस्टेरिटी एंड ग्रोथ। तो यहाँ पर जो स्पिरिट है वो स्पिरिट है लगन, किसकी? ऑस्टेरिटी, ग्रोथ और हार्ड वर्क की। मीन्स आइडिया ऑफ प्रोटेस्टेंट कल्चर या प्रोटेस्टेंट एथिक। मैंने आपको बताया प्री कैपिटलिस्ट टाइम में सेल्फ कंजम्पशन पर फोकस होता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोग री इन्वेस्ट करने लगे प्रॉफिट को, सेल्फ में कंज्यूम नहीं कर रहे थे। उसका कारण था प्रोटेस्टेंट वैल्यूज। प्रोटेस्टेंटिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस टू मेटलिस्टिक एसेटिज्म। मींस आपको एसेटिक रहना है विद रिस्पेक्ट टू मेटलिज्म। मींस आप बहुत ज्यादा कंज्यूम ना करें, ये लिख दिया गया है प्रोटेस्टेंट किताबों में, प्रोटेस्टेंट वैल्यूज में। तो आपको क्या रखनी है? अपनी लाइफस्टाइल डिसिप्लिन। तो एक आइडियल टाइप कैपिटलिस्ट का अगर देखें एज पर वेबर, तो वो क्या होगा? कैपिटलिस्ट का आइडियल टाइप, पहले तो वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, उसके पास प्रॉफिट हो। दूसरा, वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहा हो। वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट क्यों कब कर पाएगा? जब उसके पास कुछ बचेगा। और बचेगा कब? जब वो मेटेरियलिस्टिक एसेटिज्म फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, मींस डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। ये एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज पर वेबर। लाइफस्टाइल जैसे हमने देखा अपने यहाँ रतन टाटा साहब के रिस्पेक्ट में। वेबर क्लासिफाइड रिलीजन इनटू 4 ग्रुप्स, दैट इज दिस वर्ल्डली एसेटिज्म, अदर वर्ल्डली एसेटिज्म, दिस वर्ल्डली मिस्टिसिज्म एंड अदर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। Those religions that preach this worldly asceticism are the one that ask its followers to treat work as calling of God. तो वर्क को आपको समझना है calling of God, मीन्स भगवान का आदेश समझिए। आप जो काम करें उसको भगवान की आवाज समझिए या भगवान का आदेश समझिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन बुक है इनकी, सम नेसेसरी हिंट्स टू दोज दैट वुड बी रिच। तो कैसे रिच बना जाए और समझते हैं। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? व्हाट इज द वर्क इथिक एटीट्यूड रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसको एसोसिएट करा सकते हैं इस आइडिया से। कौन से वर्क एथिक चाहिए अगर आपको कैपिटलिस्ट वैल्यू चाहिए? टाइम इज मनी, पैसा ही धन है। सॉरी, टाइम ही धन है। मीन्स आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट करिए, मीन्स टाइम को वेस्ट मत करिए। बिजनेसमैन शुड बी इंडस्ट्रियस, आप मेहनती हो जाइए। ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, तो आप ऑनेस्ट हो जाइए। यू मस्ट पे बैक टू क्रेडिटर्स ऑन टाइम, जो धन लिया है उसको आप वापस करिए। मीन्स कैपिटलिज्म में कोई धन मार के ना भागे, किसी का पैसा लीजिए, क्रेडिट लीजिए तो उसको समय पर वापस कीजिए, सो दैट इन फ्यूचर इजी क्रेडिट कैन बी ऑब्टेन्ड, और मार्केट में एक ट्रस्ट बना रहे आपके ऊपर और मार्केट एक दूसरे को ट्रस्ट करता रहे। तो ये कुछ आइडिया है किसका? अच्छी वैल्यूज का फॉर कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब इन डिटेल पढ़ते हैं प्रोटेस्टेंट बिलीफ्स और प्रोटेस्टेंट एथिक विच लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैसे कैपिटलिज्म आया और क्या थी प्रोटेस्टेंट एथिक और क्यों ऐसा हो पाया? हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन 16th सेंचुरी। हम चलते हैं यूरोपियन सोसाइटी में और अराउंड 1500 से 1600 के बीच में। लोअर लेवल क्लर्जी इन कैथोलिक चर्च। देखिए, कैथोलिक चर्च में 2 क्लर्जी होते थे। कैथोलिक चर्च एक अपर लेवल होते थे और एक लोअर लेवल होते थे। क्या होता था? अपर लेवल क्लर्जी के पास पावर होती थी और लोअर लेवल क्लर्जी के पास उतनी पावर नहीं होती थी। तो ये पावर का एक टसल रहती थी इन क्लर्जीज के बीच। इस वजह से लोअर लेवल क्लर्जी ने प्रोटेस्ट किया अथॉरिटी ऑफ हाई लेवल क्लर्जी अमॉन्ग कैथोलिक्स। तो कैथोलिक्स में ये जो पावर का इम्बैलेंस था इसका प्रोटेस्ट किया गया और इसी वजह से
इसको कहा गया प्रोटेस्टेंटिज्म। इस प्रोटेस्ट के बाद एक अलग सेक्ट बना, इसको नाम दे दिया जाएगा प्रोटेस्टेंटिज्म। तो आपको पता लगा कैथोलिक जो लोग हैं उन्हीं से टूट के बने हैं कौन? प्रोटेस्टेंट्स, क्योंकि इन्होंने इक्वल शेयर मांगा रिलीजन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये क्यों चाह रहे थे ऐसा? क्योंकि ये रिफॉर्म करना चाह रहे थे रिलीजन को, तो इसको कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। उन्होंने एक नया इंटरप्रिटेशन दिया, किसका? बाइबल का। क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इन्होंने बाइबल को नए तरीके से समझा। तो आप यहां पर समझिए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की जो थ्योरी है वो कैसे यहां पर लग रही है। सेम सिंबल है लेकिन अलग अलग मीनिंग है, प्रोटेस्टेंट के लिए अलग है और कैथोलिक्स के लिए अलग है। वेबर्स मदर वाज एसेटिक कैल्विनिस्ट। तो वेबर की जो माँ थी वो भी एक कैल्विनिस्ट थी, इसीलिए वेबर प्रोटेस्टेंट आइडियाज को समझ पाए। Calvinism was founded by Frenchman John Calvin. The followers of Calvin in England were known as Puritans, migrated to North America and were founders of American nation. तो आपको दिखेगा कि जो जॉन कैल्विन हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ही अमेरिकन लैंड पर जाते हैं। तो आपको पता लगेगा कि अमेरिका में प्रोटेस्टेंट क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके फॉलोअर्स ही वहाँ पर गए थे। द फाइनाइट माइंड ऑफ मैन कैन नॉट कंप्रीहेंड द इनफाइनाइट माइंड ऑफ गॉड। अब यहां पर इनका न्यू इंटरप्रिटेशन समझते हैं। ये सभी नया इंटरप्रिटेशन है किसका? बाइबल का, एज पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो प्रोटेस्टेंट कैसे रिफॉर्म करना चाह रहे हैं रिलीजन को वो अब हम समझेंगे। ये कह रहे हैं मैन का तो माइंड फाइनाइट होता है, चलिए, और गॉड का माइंड जो है इनफाइनाइट होता है। तो हम क्यों पढ़ें इन रिलीजन के चक्कर में, इन रिचुअल्स के चक्कर में, और हम गॉड को समझने का प्रयास क्यों करें, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट है। अब मैन शुड नॉट वेस्ट टाइम इन अननेसेसरी रिचुअल। आप रिचुअल में मत पढ़िए और गॉड को समझने का प्रयास मत करिए, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड ट्राई टू ब्रिज दिस ह्यूज गैप बिटवीन गॉड एंड हिम, एंड रादर ही शुड बी मोर कंसर्न अबाउट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन एंड एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड अराउंड देम। तो आप हेवन और हेल की बात मत करिए, आप बात करिए इस दुनिया की, और इसको ढूंढिए, इसमें गॉड को ढूंढिए। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉड तो इनफाइनाइट है। हेवन और हेल के चक्कर में पड़ गए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने समय को बर्बाद करेंगे और रिचुअल्स को फॉलो करते रहेंगे। क्योंकि कैथोलिक्स जो थे, कैथोलिक्स रिचुअल पर बहुत फोकस करते हैं। कोई समस्या है, आइए रिचुअल कर देंगे। और इसी का विरोध कर रहे हैं कौन? प्रोटेस्टेंट्स। अब देखते हैं एटीट्यूड टुवर्ड वर्क। कैथोलिक्स सब्सक्राइब टू नोशन ऑफ ओरिजिनल सिन। अब देखिए, वर्क को कैथोलिक समझ रहे हैं सिन, पाप का काम। बोले ये भगवान ने कह दिया है इसीलिए काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक पाप किए हैं उसकी वजह से हमें काम करना पड़ रहा है। तो काम को वो निगेटिव कनोटेशन में ले रहे हैं, क्योंकि आपने एक फॉरबिडन ट्री से एक फल तोड़ा था और भगवान ने आपको कर्ज किया, और वो आपके पाप की वजह से आपको भगवान ने काम करने की सजा दी है। तो काम को वो क्या देख रहे हैं? सजा के रूप में। तो एडम एंड ईव की जो कहानी है उससे ये कनेक्ट करते हैं कौन? कैथोलिक्स। दे व्यूड वर्क एज पनिशमेंट ऑफ ओरिजिनल सिन। तो जो आपने फॉरबिडन ट्री से फल तोड़ लिया था, इसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिला, भगवान ने आपको पनिशमेंट दिया, गॉड ने आपको पनिशमेंट दिया, इसीलिए आपको काम करना पड़ रहा है। तो आप समझिए पनिशमेंट की वजह से काम करना पड़ रहा है, तो ये निगेटिव कनोटेशन है। ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू वर्क। तो मानव को या मानव सभ्यता को काम करने के लिए पनिश किया गया है, इसीलिए काम हो रहा है। तो आप समझिए कितने प्रेशर से ये वर्क को देखेंगे, जबकि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में क्या देखा गया? इसी आइडिया को रिफॉर्म कर दिया गया कि हम काम को अब ऐसे नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे ये लोग? प्रोटेस्टेंट प्रोवाइडेड डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो अब देखिए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की थ्योरी यहां पे आ गई कि सेम सिंबल है, सेम बाइबल है, लेकिन उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं। और उसमें वर्क को क्या कहा गया? दे स्टार्टेड दैट वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है। तो अब देखिए, एक के लिए वर्क क्या है? पनिशमेंट। तो वो काम को कैसे देखेगा? भार की तरीके से, प्रेशर की तरीके से। और एक कह रहा है काम ही पूजा है, काम ही गॉड है। तो अगर काम ही गॉड है तो उसको पॉजिटिव तरीके से देखेगा, बहुत सम्मान करेगा काम का, उसको रिलीजियसली करेगा। तो हमने कहा वर्क इज वर्शिप, ये आइडिया कहाँ से आया? प्रोटेस्टेंट वैल्यू से आया। और अगर आप काम को वैल्यू करने लगेंगे, अपने वर्क को वैल्यू करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म आ ही जाएगा। थ्रू वर्क वन कैन एस्टेब्लिश
हिज किंगडम इन दिस वर्ल्ड। तो हिज किंगडम का मीनिंग क्या है? गॉड का साम्राज्य इस वर्ड में मीन्स इस अर्थ पर अगर आपको बनाना है तो काम करना पड़ेगा। मीन्स गॉड का जो हेवन है, हेवन जैसी चीज आप इस अर्थ पर भी बना सकते हैं काम कर कर। तो वर्क को इतना इंपॉर्टेंट बताया है किसने? प्रोटेस्टेंट ने। अब देखते हैं कैथोलिक हॉलीडे पर क्या कह रहे हैं। कैथोलिक हॉलीडेज बिकम हॉलीडेज। तो जो रिलीजन में हॉलीडेज हैं वो हो जाती है छुट्टी, मीन्स काम से बच जाते हैं लोग। काम से बचने के लिए ये हॉलीडेज बने हुए हैं। सेसेशन ऑफ वर्क फॉर रिचुअल्स एंड चैंटिंग। तो ये कह रहे हैं यार काम क्योंकि पनिशमेंट था उनके लिए, और पनिशमेंट से अगर बचना है तो भगवान को याद करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने ही श्राप दिया है। तो रिचुअल्स एंड चैंटिंग करेंगे जब भी ये धार्मिक दिन आएंगे, और उसको काम से बचने के लिए यूज किया जाएगा। और क्या करेंगे हम? रिचुअल्स करेंगे, चैंटिंग करेंगे और भगवान को खुश करने की कोशिश करेंगे जिससे पनिशमेंट से बचा जा सके। जबकि प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं, देखते हैं। ये कहते हैं वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। देखिए, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। तो पूजा क्या नहीं है जो आप कर रहे हैं? रिचुअल्स, चैंटिंग, ये वर्शिप नहीं है। भगवान इनसे खुश नहीं होगा। अगर मान भी लें पनिशमेंट है तो आप बस काम कर लीजिए, उससे ही भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप भगवान की जो इच्छा है वो पूरी कर देंगे इसी अर्थ पर। यू डू नॉट नीड टू स्टॉप योर वर्क। तो आप जो हॉलीडे बना ले रहे हैं वैसा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आपको काम रोकना नहीं है। एंड बिल्ड गॉड्स किंगडम इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान का साम्राज्य इसी धरती पर बनाए। दिस गेव राइज टू 24/7 वर्क कल्चर। तो काम करते रहिए, जब भी मन लगे काम करिए, इसको पनिशमेंट मत मानिए, भगवान आपके काम से ही खुश होगा। ये कौन कह रहा है? प्रोटेस्टेंट। अब सेम बाइबल को देखिए, दो इंटरप्रिटेशन आप समझ सकते हैं। प्रोटेस्टेंट बिलीव्ड इन प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। तो प्रोटेस्टेंट क्या कह रहे हैं? अलग से कोई प्रीस्ट नहीं है, कोई पादरी अलग से नहीं होगा। जितने भी बिलीवर्स हैं, भगवान को मानने वाले सभी लोग पादरी हैं। मींस ये मिडिल मैन का कंसेप्ट ही खत्म कर दे रहे हैं। प्रीस्ट क्या था? गॉड और कैथोलिक के बीच, जो कॉमन कैथोलिक बिलीवर्स हैं उनके बीच मिडिल मैन का काम कर रहा था प्रीस्ट। प्रोटेस्टेंट क्या बोले इसमें? मान लिया प्रोटेस्टेंट आ गए, उन्होंने रिफॉर्म किया। प्रोटेस्टेंट उन्होंने कहा कि हमें ये मिडिल मैन नहीं चाहिए, हमें ये प्रीस्ट नहीं चाहिए, ये क्लर्जी व्लर्जी नहीं चाहिए। आप चैंटिंग और रिचुअल मत करिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम काम करेंगे और काम से ही भगवान को खुश कर लेंगे। वेबर आर्ग्यूड दैट क्लर्जी एंड लेटी आर इक्वली चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो जो क्लर्जी नहीं है वो क्या होते हैं? लेटी, मीन्स इंफेरियर टू क्लर्जी, ये इक्वल हैं। तो मीन्स आपको प्रोटेस्टेंट वैल्यूज में क्या मिलेगी? इक्वलिटी का थॉट और दिखेगा। सब बराबर हैं। किसकी कैसे बराबर हैं? भगवान की नजरों में सभी बराबर हैं, क्योंकि सभी भगवान के चिल्ड्रन हैं। देन व्हाई डू आई नीड इंटरमीडियरी लाइक क्लर्जी टू टॉक टू गॉड। तो फिर हमें आपकी क्या जरूरत? भगवान तो हमसे डायरेक्ट बात कर लेगा। तो ये जो कहानी है पावर टसल की, ऐसे पावर छीनी जा रही है कैथोलिक से, और पावर किसको मिल रही है? इन कुछ प्रोटेस्टेंट को। कैथोलिक क्लर्जी वर एबल टू मेंटेन डोमिनेंस। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से पहले वो अपना डोमिनेंस को मेंटेन किए हुए थे, बिकॉज दे अलोन वर वेल वर्स्ड इन बाइबल। क्योंकि उससे पहले वो बाइबल का सहारा ले लेते थे, कहते भगवान ने ये कहा है, और अकेला यही बाइबल को पढ़ना जानते थे। लेकिन दस प्रोटेस्टेंट अलाउड लार्ज स्केल मास लिटरेसी। तो प्रोटेस्टेंट ने ये बात जान ली कि अगर इनके पावर को छीनना है, इनके इन्फ्लुएंस को कम करना है, तो हमें मास लिटरेसी करनी पड़ेगी, जिससे सभी लोग बाइबल को पढ़ सकें और सभी लोग बाइबल को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकें, ना कि एक इंटरप्रिटेशन चलेगा। तो आप देखिए, स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है, स्ट्रक्चरलिज्म, उसका कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। मीन्स हम कोई एक स्ट्रक्चर से गाइड नहीं होंगे, अब सभी लोग बाइबल रीड करेंगे। द ऑरिजिन ऑफ द फैक्ट्री स्किल मास एजुकेशन सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दिस आइडिया। इसी वजह से आप कैपिटलिज्म में फैक्ट्री स्किल, मास एजुकेशन सिस्टम, ये सब देखते हैं, और ये जो कैपिटलिज्म में देखने को मिलता है ये कहीं ना कहीं इस आइडिया से कनेक्टेड है। कैथोलिक्स क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लर्जी एंड लेटी। तो यहां पर डिस्टिंक्शन है। क्लर्जी क्लेम्ड हिमसेल्फ दैट ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट विद गॉड। तो पहले क्लर्जी यही कहते थे, या आज भी कैथोलिक्स में क्लर्जी ये कहते हैं, गॉड से बात करना तो हमें ही आता है। अब देखिए, इन होली बाइबल देयर इज प्रोविजन ऑन यूशरी।
यूजरी क्या होता है? ब्याज पर लिया गया पैसा। तो ब्याज या इंटरेस्ट का आइडिया नहीं है या उसका विरोध हो रहा है कैथोलिक्स में। कैथोलिक इंटरप्रेटेड इट एज मनी विदाउट वर्क, फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। तो कैथोलिक्स इसको क्यों खराब करें? वो करें ये क्योंकि काम से नहीं आ रहा है इसलिए ये खराब है, इसमें किसी का शोषण हो रहा है। क्योंकि कोई ब्याज आपको देगा तो समझिए उसको कितना शोषण हो रहा होगा। सेम केस है इस्लाम में कि उसको एक्सप्लॉइटेटिव मानते हैं यूसरी को, मनी विदाउट वर्क मानते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट क्या कह रहे हैं? प्रोटेस्टेंट इंटरप्रेटेड इट टू बी प्रोविजन ऑन एग्जॉर्बिटेंट एंड वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रोटेस्टेंट ये कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मत लीजिए, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, इंटरेस्ट लीजिए और लेजिटमेट इंटरेस्ट लीजिए। दस लोन्स एट मॉडरेट और रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आज के कैपिटलिज्म में आप देखेंगे आपको जो क्रेडिट मिल जाता है वो क्रेडिट इसी थॉट पर मिल जाता है। तो ये है प्रोटेस्टेंट एथिक। वो कह रहे हैं लोन दीजिए, क्रेडिट लीजिए या दीजिए, बस रीजनेबल रेट रखिए, मर ना जाएं लोग, इतना एक्सप्लॉइट मत करिए। दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ओपन एंड एक्सेप्टेबल बैंकिंग सिस्टम। तो कैपिटलिज्म में जो बैंकिंग सिस्टम आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बिलीफ पर बेस्ड है। बैंकिंग सिस्टम इज नेसेसरी फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में प्रॉफिट और रीइन्वेस्टमेंट की जो बात की है वो यही है, आप रीइन्वेस्ट तभी कर पाएंगे जब आपके पास कैपिटल ग्रो करने की क्षमता होगी, और कैपिटल ग्रोथ तभी होगी जब आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट से ही रीइन्वेस्टमेंट, उसी से प्रॉफिट। तो ये जो वैल्यूज है कैपिटलिज्म की, ये कहीं ना कहीं प्रिमाइज्ड है ऑन द आइडिया ऑफ प्रोटेस्टेंट बिलीफ। अब देखिए प्री डेस्टिनेशन, ये थॉट क्या है? वेदर वन विल अटेन salvation और damnation that is already predestined। आपको स्वर्ग मिलेगा कि नर्क, ये पहले से ही तय है। Even before you take birth in human form, hell और heaven is already decided before taking birth। आपके जन्म से पहले आपके बारे में बता दिया, लिखा है या पहले ही से प्रीडिस्टाइंड है, इसीलिए इसको प्रीडेस्टिनेशन कहा गया कि हेल मिलेगा कि हेवन। अब आपको तो पता नहीं है कि हेल मिलेगा हेवन, ये तो आपके गॉड को पता है। दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन लीड टू सैल्वेशन एंजाइटी अमॉन्ग प्रोटेस्टेंट्स एज पर वेबर। तो प्रोटेस्टेंट क्या कर रहे हैं, उन्हें क्योंकि पता नहीं है हेल मिलेगा कि हेवन, तो वो इतना अच्छा काम करेंगे, इतना अच्छा काम करना चाहेंगे कि उन्हें हेवन ही मिले, उन्हें मोक्ष मिल जाए। तो साल्वेशन एंजाइटी की वजह से वो काम करेंगे। प्रोटेस्टेंट्स स्टार्टेड टू लुक फॉर साइंस दैट यू आर इलेक्टेड फॉर सैल्वेशन। तो यहां पर थॉट की क्लियरिटी नहीं है कि सैल्वेशन होगा या डैम्नेशन, इसीलिए वो काम करेंगे। अगर क्लियरिटी हो जाए यार नर्क ही मिलना है तो काम करने से क्या फायदा, क्योंकि अब क्लियर नहीं है, इसीलिए अब वो काम में लग जाते हैं। इलेक्टेड फॉर सैल्वेशन, दिस वर्ल्डली सक्सेस मटेरियल वेल्थ इज द साइन ऑफ दैट यू आर इलेक्टेड फॉर सैल्वेशन। तो इन्होंने कहा सैल्वेशन के साइन क्या है, मोक्ष के साइन क्या है? दिस वर्ल्डली सक्सेस, तो आपको सक्सेस मिल जाए, मटेरियल वेल्थ हो जाए आपके पास, यही साइन है मोक्ष के। उन्होंने कहा हम स्वर्ग नर्क पे वैसे विश्वास नहीं करते, हम ये कहते हैं इस दुनिया में काम करें, मटेरियल वेल्थ है जो मटेरियल वेल्थ को गेन करें, सक्सेस को अचीव करें, यही साइन है किसके? सैल्वेशन के। अब कैथोलिक्स क्या कह रहे हैं? इट इज पॉसिबल टू अचीव सैल्वेशन बाय रिचुअल्स, डोनेशंस, मेंबरशिप ऑफ चर्च। लेकिन कैथोलिक्स उल्टा कहते हैं। कैथोलिक्स कहते हैं अगर आपको मोक्ष चाहिए तो फिर आइए रिचुअल्स करिए, चर्च में आइए, डोनेट करिए और मेंबरशिप ऑफ चर्च लीजिए। तो एक काम पर फोकस कर रहा है और एक धार्मिक रिचुअल्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कॉलिंग, एज पर वेबर गॉड कॉल्स आउट। कॉलिंग का मतलब हिंदी में समझिए भगवान की इच्छा, भगवान की मर्जी। रीचेस आउट टू द सम पीपल टू डेडिकेट देयर लाइव्स फॉर हिज सर्विस, दैट इज प्रीस्टली ऑक्यूपेशन। एग्जाम्पल, नन्स इज अ सर्विस ऑफ गॉड। अब देखिए कैथोलिक कहते हैं भगवान की जो मर्जी है, भगवान कुछ लोगों को ही कुछ काम के लिए चुनता है, जैसे प्रीस्टली ऑक्यूपेशन कुछ लोगों के लिए भगवान ने चुना है। हाउएवर प्रोटेस्टेंट ब्रॉडेंड द कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग। लेकिन इनके थॉट प्रोसेस को थोड़ा ब्रॉडन किया, किसने? प्रोटेस्टेंट ने। एवरीवन हैज अ कॉलिंग एंड गॉड वांट्स टू डेडिकेट योर सर्विस। तो भगवान तो सबसे ही कुछ ना कुछ चाह रहा है, एज पर प्रोटेस्टेंट। वो कह रहे हैं भगवान तो सबसे कुछ ना कुछ चाह रहा है। यू आर सपोज टू फाइंड द कॉलिंग
दैट इज फाइंड व्हाट यू आर मीन टू डू एंड वर्क। भगवान जो आपसे चाह रहा है आप वो फाइंड करिए। मीन्स भगवान ने कुछ लिख नहीं दिया है, आप अपने जो अच्छा काम है उसको फाइंड करिए और भगवान को खुश करिए। एंड इट रिलीजियसली विद रिलीजियस जील, और उसको सही तरीके से करिए। सो दैट मेक श्योर यू आर एट बेस्ट एट दैट प्रोफेशन, और उस प्रोफेशन को बहुत अच्छी तरीके से करिए। यही हो गई कॉलिंग एज पर प्रोटेस्टेंट। एग्जाम्पल, टीचर, लॉयर, सिविल सर्वेंट, एंड दैट इज हाउ यू विल कंट्रीब्यूट टू गॉड्स ग्लोरी। अब जब आप इन कामों को अच्छी तरीके से करेंगे, वही भगवान की ग्लोरी में एडिशन होगा। बाई एक्सलिंग इन दिस वर्क दिस प्रमोटेड स्किल स्पेशलाइजेशन। तो ये जो आइडिया है, ये जो आइडिया है, इसी वजह से मेरिटोक्रेसी आपको दिखती है कहाँ पर? कैपिटलिज्म में मेरिटोक्रेसी पर फोकस होता है। एंड कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, इसी वजह से सब अपने मन का काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? लोग कहते भगवान ने हमें बस काम करने के लिए बोला ही नहीं है, भगवान ने तो पनिश किया है, और काम करने के लिए कुछ लोगों को बोला है प्रिस्टली ऑक्यूपेशन के लिए, क्योंकि वही भगवान को कांटेक्ट कर पाते थे, वही भगवान को समझ पाते थे। लेकिन प्रोटेस्टेंट ने क्या बोला? सब लोग काम करिए और भगवान को खुश करिए। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर, ये सब कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं इन कैपिटलिज्म। कंडेम चैरिटी इन प्रोटेस्टेंटिज्म एज वन इज प्रिवेंटिंग अदर टू सीक हिज कॉलिंग। अब देखिए, यहाँ पर चैरिटी पर भी बहुत फोकस नहीं होता प्रोटेस्टेंटिज्म में। क्यों? अगर आप दान दे देंगे, चलिए दान दे देंगे तो पहले क्या होगा? आपके पास से मटेरियल वेल्थ तो कम हो ही जाएगी, इसलिए दान पर फोकस नहीं है। मटेरियल वेल्थ आपके पास से चली जाएगी, और किसके पास चली जाएगी? जो प्रीस्ट हैं उनके पास चली जाएगी, और प्रीस्ट से ही इनका झगड़ा था। दूसरा, ये तो मटेरियल रियलिटी के कंटेक्स्ट में है। आप दान देंगे, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को देते हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए दान करते हैं। अब वो इंडिविजुअल आपकी दान की वजह से क्या नहीं करेगा? वर्क नहीं करेगा, वह काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। और काम ही कॉलिंग है, वही भगवान का आदेश है, वर्क ही तो आदेश है भगवान का। तो आप भगवान के आदेश से उसको वंचित कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं उसके साथ। इसीलिए चैरिटी को दो सेंस में समझा जाता है। चैरिटी से एक तो आप खुद भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस आपके पास ड्रेन हो जाएंगे, दूसरा आप दूसरे को काम करने से रोकेंगे। यही बात प्रोटेस्टेंटिज्म में कही गई है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग। तो जो आपको इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म दिख रहा है, यहाँ पर सभी काम कर रहे हैं 24/7, कोई एक दूसरे की चैरिटी के साथ मदद नहीं कर रहा है। आपका मैनेजर एक इंजीनियर को चैरिटी नहीं कर रहा है। प्रोटेस्टेंटिज्म डज स्ट्रांगली कंडेम लेजीनेस, frivolous entertainment, that is dancing, drinking, gambling. One should be focused on work, and work is the mode of worship. वही बात कि ये डांसिंग, गैम्बलिंग, ये सब काम मत करिए, इन पर पैसा मत गवाइए, काम करिए, क्योंकि वही वर्शिप है। नो वर्क इज बिग और स्मॉल, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एंड ऑल वर्क इज सैक्रेड, और सभी वर्क सैक्रेड है, सभी भगवान को उतने ही प्यारे हैं। हेंस डिवोशन इज द वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो आप डिवोशन रखिए अपने वर्क में, और इसी से भगवान की ग्लोरी होगी और बढ़ेंगे भगवान का आइडिया। डिसिप्लिन इनकरेज्ड वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, दैट इज मेटलिस्टिक एसेटिज्म। सादा जीवन उच्च विचार, यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे ही, सादा जीवन उच्च विचार। एज पर प्रोटेस्टेंट एथिक, आपका जीवन बहुत साधारण होना चाहिए। आप सेल्फ कंजम्पशन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। इफ वन स्पेंड्स एक्स्ट्रावेजेंटली वन फॉल्स इन फ्रंट ऑफ गॉड्स आई, और आप बहुत ज़्यादा खर्चे अगर कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए भगवान आपसे नाखुश रहेगा, भगवान आपसे गुस्सा हो जाएगा, आप भगवान की नज़रों में गिर जाएंगे। वन शुड नॉट कंज्यूम मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम मत करिए। तो अब देखिए, प्रोटेस्टेंट एथिक की वजह से क्या हो पा रहा है? आपके पास मनी रह पा रही है, नहीं तो अभी तक आप मनी क्या कर रहे होते? गैम्बलिंग में गवा देते, रिलीजियस सेरेमनीज में गवा देते, अपने ऊपर कंज्यूम कर लेते, सेल्फ कंजम्पशन में गवा देते। तो इस वजह से आपके पास मनी रह पा रही है, और इसी वजह से आप मनी को री इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन इसका एक क्रिटिक है। क्रिटिक क्या है? अगर सभी प्रोटेस्टेंट बन जाए, मान लीजिए सभी लोग प्रोटेस्टेंट हो गए, पूरी दुनिया में सभी प्रोटेस्टेंट हो गए, तो सभी कुछ कंज्यूम तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि कंजम्पशन पे मना ही है। अगर कुछ कंज्यूम नहीं होगा तो कुछ प्रोड्यूस भी नहीं होगा, तो कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, कुछ कंज्यूम नहीं होगा, तो मशीन्स चलेंगी कैसे? और मशीन्स जिस दिन बंद हो गई, मास कंजम्पशन बंद हो गया, तो कैपिटलिज्म तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये एक इनका मेजर क्रिटिक है कि लोग अगर कंज्यूम करना छोड़ देंगे तो कैपिटलिज्म से जो चीज़ें बन रही हैं वो कंज्यूम आप कराएंगे कहाँ,
और अगर सभी प्रोटेस्टेंट बन गए तो इस दुनिया का होगा क्या। लग्जरी वाज कंसिडर्ड एज सिन, तो लग्जरी तो सिन है एज पर प्रोटेस्टेंट कल्चर। सो मनी एक्यूमुलेटेड मस्ट बी री इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो आपके पास जो मनी है उसको लग्जरी में ना गवाएं, उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दें। दस प्रोटेस्टेंट एथिक्स गेव राइज टू कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म में जो आप डाइवर्सिफिकेशन का आइडिया देखते हैं, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, तो बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आपके पास मनी बच गई है, आपने मनी को लग्जरी पर नहीं लगाया। Weber concludes that there is an elective affinity between some elements of Protestant ethics and spirit of capitalism, that is, there was a coincidence between requirements of Calvinism and capitalism. तो प्रोटेस्टेंट को कैल्विनिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि जॉन कैल्विन ने इसकी शुरुआत की थी। वेबर की माँ भी एक कैल्विनिस्ट थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। प्रोटेस्टेंट ethic only provided spirit, there were other factors as well in rise of capitalism. तो प्रोटेस्टेंट इथिक ने आपको क्या दिया, आइडिया दिया, स्पिरिट दी, एंड वेवर टर्म दिस एज सब्सटेंस, तो आपको स्पिरिट भी चाहिए और सब्सटेंस भी चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो आपके पास कैपिटलिज्म नहीं आ पाएगा। मींस आपको आइडिया भी चाहिए, आइडियोलॉजी भी चाहिए और मटेरियल रियलिटी भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपके पास अकेला आप किताब ले आए प्रोटेस्टेंट एथिक की, आपने पढ़ लिया और आप हैं बहुत गरीब, आपके पास मनी नहीं है री इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आपने कहा कैपिटलिज्म हमारे यहाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप कैपिटलिस्ट सिस्टम अपने यहाँ बना पाएंगे। ये कौन कह रहा है, वेबर। अब कुछ आइडियल टाइप देखेंगे वेबर के। उन्होंने बताया कि इन देशों में क्यों नहीं आ पाया कैपिटलिज्म, वाई डिड कैपिटलिज्म नॉट इमर्ज इन चाइना, तो चाइना में कैपिटलिज्म क्यों नहीं है। द कन्फ्यूशियस एथिक्स डिड नॉट परमिट द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, तो चाइना में आइडिया किसका है, कन्फ्यूशियज्म का। तो ये आइडिया है चाइना में। आइडिया कौन सा नहीं है चाइना में, प्रोटेस्टेंट एथिक नहीं है चाइना में। तो जो अभी तक हम पढ़ाए हैं, वर्क इज वर्शिप, ये सब कुछ वहां पर नहीं है। एज इट स्ट्रेस्ड अपॉन कलेक्टिव हार्मनी, ट्रेडिशनलिज्म एंड फैमिली ऑब्लिगेशन, तो चाइना में फोकस किस पर है, काम पर नहीं है, किस पर है, कलेक्टिव हार्मनी। तो कलेक्टिव हार्मनी अगर है तो रिचुअल्स पर बहुत फोकस होगा, तो चाइना में रिचुअल्स पर फोकस है। ट्रेडिशनलिज्म मींस इनोवेशन पर फोकस नहीं है, ट्रेडिशन पर फोकस ज़्यादा है, पुरानी बातें होती रहती हैं। और फैमिली ऑब्लिगेशन, और अगर फैमिली ऑब्लिगेशन पर फोकस करेंगे तो आपका पास मनी तो रही नहीं जाएगी री इन्वेस्ट करने के लिए, री इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन एक क्रिटिक भी है इस बात का कि इंडिया में जो कैपिटलिज्म आज के दौर में दिख रहा है वो फैमिली की वजह से ही थ्राइव कर पा रहा है। आज जितनी भी कैपिटलिस्ट फैमिलीज हैं इंडिया में वही थ्राइव कर पा रही हैं, मींस फैमिली की वजह से इंडिया में कैपिटलिज्म थ्राइव कर रहा है। ये एक मेजर क्रिटिक है किसका, वेबर की थ्योरी का। अब चाइना की अगर डेमोग्राफी देखें तो ये सब वहाँ पर रिलीजन देखने को मिल जाते हैं। अनएफिलिएटेड 51% एंड उसके बाद जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो बुद्धिस्ट हैं। चाइनीज रिलीजन, मटेरियल कंडीशन, टाओइज्म एंड कन्फ्यूशियनिज्म, मीन्स जो बिलीफ है वो ये है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस, लेकिन ये सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। मीन्स मटेरियल कंडीशंस तो इसके पास हो सकती है चाइना के पास, लेकिन आइडिया और बिलीफ की कमी लग रही है किसे, वेबर को, इसीलिए यहाँ पर कैपिटलिज्म नहीं आ पाया। फिर से याद रखिए ये किस सोसाइटी को डिस्कस कर रहे हैं, ये 1904 के समय जो चाइनीज सोसाइटी है उसको स्टडी कर रहे हैं और उससे पहले की चाइनीज सोसाइटी के बारे में बोल रहे हैं। आज की चाइनीज सोसाइटी कैसी है वो आप जानते ही हैं, वहां पर कैपिटलिज्म कैसा है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं क्या आइडियल टाइप बनाए कन्फ्यूशियनिज्म के। वर्क हार्ड, वहां पर आइडिया में तो वर्क हार्ड है, दूसरे के साथ काइंडली ट्रीट करिए, अपना काम करिए, हर एक काम वैल्यूएबल है, रिस्पेक्ट योर फैमिली। लेकिन ये जो फैमिली का आइडिया है यही एंटीथेटिकल है, लर्न एंड ग्रो। बाई 2000 BC सेंट्रलाइज रूलर कैम अप, सेंट्रलाइज रूल भी था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, फर्टाइल सॉइल थी, अर्लीस्ट फॉरेन ट्रेड एविडेंस, सिल्क रूट भी देखने को मिलता है, ह्यूज पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। मीन्स आपको ये सब चीज़ें तो दिख रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज देयर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या था उनके पास, फोर्टिफिकेशन था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने को मिल रही थी जिससे फॉरेन इन्वेजन नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्या गायब था या क्या उल्टा था, वहां पर स्पिरिट में बिलीफ है, ग्रेट बिलीफ इन स्पिरिट्स। तो जादू टोने में विश्वास करेंगे तो काम क्या ही करेंगे,
आपने वर्क इज वर्शिप वाला कंसेप्ट लिखा तो है थोड़ा बहुत, लेकिन आपका रियलिटी में विश्वास किस पे है? स्पिरिट्स पर। ग्रेट स्पिरिट्स और एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स की वहां पर बात है। ग्रेट स्पिरिट्स क्या है? एम्परर परफॉर्म्स द रिचुअल्स टू दीज स्पिरिट्स। ये ग्रेट इसीलिए है क्योंकि इन स्पिरिट्स की पूजा एम्परर ही करते हैं। ग्रेट स्पिरिट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट पीस इन द नेशन। तो नेशन में अगर पीस है तो किसकी वजह से? स्पिरिट्स की वजह से, ना कि वेल्थ की वजह से। तो इनका मानना ही यही है। तो अगर आप स्पिरिट पर ही भरोसा करेंगे तो किस पर भरोसा नहीं करेंगे? वेल्थ पर भरोसा करेंगे ही नहीं, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी पर आप भरोसा करेंगे नहीं। आप कह रहे हैं पीस है तो इसलिए है क्योंकि स्पिरिट्स हैं, यही हमें बचाएं, यही हमारी रक्षा करें। टू सेफगार्ड फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये जो ग्रेट स्पिरिट है इनकी पूजा होती है वंस इन अ ईयर। चाइनीज इवोक दीज स्पिरिट्स दैट वर डिफरेंट एनिमल्स लाइक ड्रैगन एटसेट्रा। नो प्रीस्टली क्लास, ओनली एम्परर इवोक द स्पिरिट। तो इनकी जो ग्रेट स्पिरिट को इवोक करने का काम है वो एम्परर ही करते हैं, इसीलिए इनको कहा गया ग्रेट। हियर रिलीजन वाज बेस्ड ऑन कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द पीपल। वही डरखाई वाली बात यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इतनी ताकतवर स्पिरिट्स हैं इसीलिए इनको कहा गया ग्रेट स्पिरिट्स। अब देखते हैं एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स। ये पूर्वजों की स्पिरिट्स, ये प्राइवेट एंड पर्सनल रिचुअल्स एंड प्रेयर्स। यहाँ पर एम्परर नहीं आता है, ये हर घर में स्पिरिट्स देखी जाती हैं। एवरी फैमिली हैज एन एंसेस्ट्रल हॉल क्लोज टू रेजिडेंस एंड देयर दे प्रिजर्व मेमोरी ऑफ देयर एंसेस्टर्स। तो अब अगर आप एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स पर ही फोकस करते रहेंगे, 25 जनरेशन तक आपको फोकस करना है, तो आप किसको भूल जाएंगे? अपने वर्क को भूल जाएंगे, आप रिचुअल्स पर ही फोकस करते रहेंगे। यही हो रहा था चाइना में, इसीलिए वहां पर कैपिटलिज्म डेवलप नहीं कर पाया। दे बिलीव दैट स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर इज मूविंग नियरली टू देम एज दे बिलीव स्पिरिट इज इमोर्टल। और ये आइडिया क्यों है? क्योंकि वो इमोर्टलिटी ऑफ स्पिरिट पर भरोसा करते हैं। व्हेन वुमेन डू नॉट हैव राइट टू प्रे एंसेस्टर। अब देखिए वुमेन भी यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड हैं, तो 50% जनता तो आपकी पावरलेस है क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। चाइना में और देखने को क्या मिलता है? मिस्टिसिज्म देखने को मिलता है। लक कैन बी चेंज यूजिंग मैजिकल इंटरवेंशन। वही जादू टोने वाली सोसाइटी। पीपल डिड नॉट बिलीव हार्ड वर्क विल पे एज दे बिलीव इन मैजिक एंड मैजिशियंस। अब जादू टोने की बात है तो हार्ड वर्क पर आप भरोसा करेंगे ही नहीं। हियर एवरीथिंग इज शेयर्ड विद इन फैमिली, नो प्राइवेट वेल्थ, सर्विस टू फैमिली इज गुड बिहेवियर। यहाँ पर जो फोकस है वो फैमिली पर ज़्यादा है। तो अगर फैमिली है तो आप इनोवेशन पर भी भरोसा नहीं करेंगे। आपके पास पैसों की कमी है, आप बड़े भाई के पास गए, पैसे मांग लिए, आपको इंडस्ट्रियस होने की जरूरत क्या है? हार्ड वर्क आप करेंगे क्यों? क्योंकि आपके पास एक फैमिली का क्वेश्चन है। दूसरा, अगर फैमिली है, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, फिर भी आपके पास उतना मनी नहीं होगा जो आप री इन्वेस्ट कर पाएं, क्योंकि फैमिली में एक व्यक्ति ऐसा ही बैठा होगा जिसको आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो फैमिली की वजह से आप खुद ग्रो नहीं कर पाते, हार्ड वर्क भी नहीं कर पाते। वन शुड नॉट बी सेल्फिश, ये भी आइडिया है। इन चाइना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वाज नॉट टेकिंग प्लेस। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं था क्योंकि फैमिली, मिस्टिज्म, लक, ये सब बातें वहां पे थी। कन्फ्यूशियनिज्म गेव मोर इंपॉर्टेंस टू मेटाफिजिकल डिस्कशन। स्वर्ग, नर्क, आत्मा, परमात्मा, इन बातों पर ज्यादा चर्चा थी बजाय की काम पर। ओवर वेल्थ एंड इकोनॉमी, तो वेल्थ और इकोनॉमी पर चर्चा कम थी। डिबेट ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वर मोर प्रायोरिटाइज्ड एंड प्रेज्ड बाय एम्परर्स। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर फोकस करिए, उन पर डिबेट करिए, ये एम्परर भी चाह रहा था। मेटाफिजिकल डिस्कशन करिए। ट्रेज वार रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू नॉन विलिंगनेस टू लर्न अदर लैंग्वेजेस अदर देन पिक्चोरियल राइटिंग्स। तो आपने चाइना की अगर वो देखी है स्क्रिप्ट, तो उनकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत टफ है, वो पिक्चोरियल है, उसको लिखना समझना बहुत टफ हो जाता है किसी और के लिए। इसलिए चाइना में दूसरी सिविलाइजेशंस जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, जल्दी से वो लोग दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि इनके साथ इंटरेक्शन करना बहुत कॉम्प्लेक्स था। चाइनीज कल्चर टॉट देम that their destiny is not going to change with their hard work, but what is predestined will only happen। तो यहाँ पर फैटलिज्म वाली बात है, जो भी भाग में लिखा, भाग पर ये बहुत भरोसा करते थे, इसलिए काम पर भरोसा नहीं करेंगे। दस कैपिटलिज्म डिड नॉट डेवलप इन चाइना, इस वजह से कैपिटलिज्म नहीं डेवलप हो पाया चाइना में। तो आपने चाइनीज सोसाइटी का एक आइडियल टाइप पढ़ा एज पर वेबर। सिमिलरली इन हिज बुक रिलीजन ऑफ इंडिया, अब इंडिया पे बात करते हैं। वेबर कंक्लूडेड दैट आइडिया ऑफ कर्म, धर्म एंड पुनर्जन्म, कर्म की थ्योरी, पुनर्जन्म की थ्योरी और धर्म की थ्योरी, इस वजह से इंडिया में कैपिटलिज्म नहीं है। इन इंडिया टू सब्सटेंस वाज देयर, इंडिया में भी सोने की चिड़िया है, मटेरियल
कंडीशंस थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन क्या नहीं था, स्पिरिट वाज एब्सेंट। ये जो प्रोटेस्टेंट स्पिरिट है, वर्क इज वर्शिप वाली बात है, ये इंडिया में एब्सेंट था एज पर वेबर। लेकिन इसके क्रिटिक भी हैं कि आप इंडियन सोसाइटी को सही से जान नहीं पा रहे हैं वेबर साहब। इंडिया में तो बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जो अच्छे खासी कैपिटलिस्ट वैल्यूज रखती हैं, एज देयर आर मैनी स्ट्रक्चरल बैरियर्स इन फॉर्म ऑफ कास्ट एंड स्पिरिचुअल बैरियर्स। तो इंडिया में फोकस ज़्यादा किस पर है एज पर वेबर? कास्ट पर है, धर्म पर है, इन फॉर्म ऑफ आइडियाज ऑफ कर्म एंड पुनर्जन्म। अब इन्होंने एक आइडियल टाइप बनाया बुद्धिज्म का। बुद्धिस्ट नेशन क्यों नहीं कैपिटलिस्ट हो पाए? नॉट एट ऑल कंडीजिव फॉर स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका बुद्धिस्ट बिलीफ का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टेंट वैल्यूज नहीं दिख रही हैं। सेल्वेशन इज द गोल ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर लाइफ का गोल क्या है बुद्धिज्म में? मेटेरियल सक्सेस नहीं है, गोल क्या है? सेल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति है। रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस इज डिजायर। बुद्धिज्म में अनहैप्पीनेस जो है वो कह दी जाती है क्योंकि आपकी डिजायर है कुछ, अपनी डिजायर को खत्म करिए। अब अगर अपनी डिजायर ही खत्म कर देंगे तो मांगे के क्या आप कंज्यूम ही नहीं कुछ करेंगे, डिजायर ही खत्म हो गई। और कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। जो क्रिटिक हमने प्रोटेस्टेंट में देखा था, सेम क्रिटिक यहाँ पर भी लग जाएगा। वन शुड किल दिस सेंस ऑफ मेटलिस्टिक डिजायर। यहाँ पर तो मेटलिस्टिक डिजायर को किल करने की बात कही गई है। तो मेटलिस्टिक डिजायर नहीं चाहिए बुद्धिज्म में, दस कंट्राडिक्टरी टू कैपिटलिज्म। और अगर मेटलिस्टिक डिजायर नहीं है तो मशीन्स बंद हो जाएंगी, चलेंगी ही नहीं, मास प्रोडक्शन होगा नहीं, क्योंकि कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा तो कैपिटलिस्ट बनाएगा क्यों? तो यहाँ पर थ्राइव नहीं कर पाएगा कैपिटलिज्म। देयर इज नो डिजायर टू वर्क एंड गेन मेटलिस्टिक पोजीशन। तो काम आदमी क्यों ही करेगा? क्योंकि उसको मेटलिस्टिक पोजीशन चाहिए ही नहीं। इन केस ऑफ ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म कैपिटलिज्म कैन नॉट बी डेवलप एज पर वेबर। इस वजह से यहाँ पर बुद्धिज्म में कैपिटलिज्म नहीं दिख पाता। जुडाइज्म, इसका छोटा सा थोड़ा बहुत लिंक है कैपिटलिज्म के साथ। मोस्ट एंशियंट फॉर्म दैट गेव इंपॉर्टेंस टू ट्रेड मनी मेकिंग एक्टिविटी। इस धर्म में ट्रेड और मनी मेकिंग पर थोड़ा बहुत फोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ समझ में आएगी। ज्यूज हैज एप्रोप्रिएट वैल्यूज फॉर प्रमोशन ऑफ कैपिटलिज्म। इनके पास एथिक तो है, कुछ वैल्यूज तो हैं कैपिटलिज्म वाली, तो क्या नहीं है इनके पास? जो है वो पहले देखते हैं। इनके पास कल्चर ऑफ एक्यूमुलेशन है। ये बुद्धिस्ट जैसी बातें नहीं करते हैं, ये एक्यूमुलेट करने की बात कहते हैं। एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो Jews consider Judaism as most superior religion of world and waiting for incarnation of their God. ये ही प्रॉब्लम है। Jews अपने आप को औरों से अलग बताते हैं। पहली चीज, आप खुद को सुपेरियर बताते हैं। अगर आप खुद को सुपेरियर बता रहे हैं मींस अदर रिलीजन को आप इन्फेरियर समझ रहे होंगे। अब इन्फेरियर और सुपेरियर की हो जाती है जंग, मींस हर जगह ये कन्फ्लिक्ट में आएंगे ही। अगर आप अपने आप को सुपेरियर कह रहे हैं और सामने वाले को इन्फीरियर कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप एक कन्फ्लिक्ट को दावत दे रहे हैं। इसीलिए ज्यूज आज भी कन्फ्लिक्ट में हैं अदर रिलीजन के साथ। और अगर आप कन्फ्लिक्ट में आ गए तो फिर आप मनी बनाएंगे कैसे, मनी को रिटेन कैसे कर पाएंगे, ये बात है। सिमिलरली इन केस ऑफ जुडाइज्म, वेबर इन हिज बुक एंशिएंट जुडाइज्म इन 1952, जुडाइस्ट एथिक्स had elements which could have promoted capitalism. इनके पास कुछ बातें तो थीं जिसकी वजह से कैपिटलिज्म हो पाता, बट सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्टर्स लाइक स्कैटर्ड ज्यूज, तो ये जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं वो ज्यूज को अलग कर दिए। सो स्पिरिट वाज देयर बट सब्सटेंस वाज एब्सेंट। तो यहाँ पर इनके पास दिक्कतें क्या थी? एक तो ये अलग हो गए, इनके पास मटेरियल रियलिटी नहीं थी, इसलिए प्रॉब्लम आई। इनके पास आइडिया था लेकिन सब्सटेंस नहीं था, मटेरियल रियलिटी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और दूसरा, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर कह रहे थे और दूसरे को इन्फीरियर भी कह रहे थे, इसलिए कन्फ्लिक्ट में रहे, इधर उधर भगाए जाते रहे और ये कहीं एक जगह सेटल नहीं हो पाए। इस्लाम का लिंक वीक है कैपिटलिज्म के साथ। कन्क्वेस्ट, इस्लाम फोकस करता है कन्क्वेस्ट पर, सब जगह इस्लाम ही इस्लाम हो, इसलिए कन्क्वेस्ट पर बात करते हैं। अगर आप कन्क्वेस्ट में ही लगे रहेंगे मींस अपने रिलीजन को ही प्रमोट करते रहेंगे तो वर्क कब करेंगे? और वर्क नहीं करेंगे तो आप री-इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? अगर री-इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कैपिटलिज्म आएगा कैसे? ये ही कह रहे हैं वेबर। और इस्लाम में क्या है? कलेक्टिव फेस्टिवल, एक साथ बनाते हैं सभी फेस्टिवल, और अगर फेस्टिवल कलेक्टिव हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किस पर? रिचुअल्स पर।
तो रिचुअल्स की बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे और सोशल गैदरिंग पर खर्च करेंगे, चैरिटी पर खर्च करेंगे, विजिट टू पिलग्रिमेज, इस पर बहुत फोकस होता है इस्लाम में। तो अगर कहीं विजिट करने जाएंगे रिलीजियस प्लेस पर तो कुछ ना कुछ खर्चा करके तो आएंगे, और अगर खर्चा वहाँ कर देंगे तो रीइन्वेस्ट क्या खाक करेंगे। इस्लाम परमिट्स स्पॉन्टेनियस एंजॉयमेंट, इंस्टेंटेनियस एंजॉयमेंट मीन्स एंजॉय करते रहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बातें इस्लाम में लिखी गई हैं। इसलिए आप सेल्फ कंजम्पशन पर बहुत फोकस करते हैं, जितना कमाइए उतना गवाइए, और सभी गवा देंगे तो रीइन्वेस्ट क्या खा करेंगे। स्पेंडिंग ऑन लग्जरी एंड कंफर्ट, तो लग्जरी एंड कंफर्ट पर स्पेंड करने की बातें इस्लाम में लिखी गई हैं या इसका विरोध नहीं है। हियर वुमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क, यहाँ पर भी 50% जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काम करने के लिए अलाउ ही नहीं है। तो 50% आपने घर बैठा दिया तो आप ग्रो कैसे कर पाएंगे। पॉलीगैमी अलाउड है, मीन्स मोर स्पेंडिंग ऑफ मनी ऑन पर्सनल नीड्स, तो पर्सनल नीड पर ही फोकस करते रहेंगे और उस पर स्पेंड करते रहेंगे, और क्योंकि आप पॉलीगैमी पर भरोसा कर रहे हैं, पॉलीगैमी कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली भी बड़ी होगी और फैमिली पर ही आप खर्च करते रहेंगे, आप रीइन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वाई डिड कैपिटलिज्म इमर्ज इन जापान, एक इनका क्रिटिक है, जापान में तो बुद्धिस्ट थॉट है, आज के जापान में बुद्धिज्म है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आपको कैपिटलिज्म दिखेगा, ऐसा क्यों। अब देखते हैं। Ayala and Bella contended that most businesses are family owned, जापान में फैमिली ओन्ड बिजनेस की बातें होती हैं। जापान में आज भी कल्चर है, आप शाम जब डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो वहाँ पर चर्चा जो फैमिली में होती है वो हमेशा बिजनेस पर ही होती है। अपने यहाँ इंडिया में अगर हम लोग फैमिली के साथ डिनर करते हैं तो हम लोग यहाँ या तो कन्फ्लिक्ट पर चर्चा होती है, या पॉलिटिक्स पर चर्चा होती है, रिलीजन पर चर्चा होती है। लेकिन जापान में जो कल्चर है वहाँ पर जो फैमिली जब डिस्कस करती है आपस में तो वो इंडस्ट्री पर, अपनी बिजनेस पर ही डिस्कस करती है। तो इस फैमिली की वजह से इंडस्ट्रीज स्टार्टेड विद स्मॉल स्केल, दिस से कैपिटलिज्म डेवलप्ड इन फैमिली। तो यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है जापान में वो तो फैमिली की वजह से ही डेवलप हो रहा है। ये कौन कह रहा है, एयाल बेला। तो ये क्रिटिक है किसका, बेवर का। हेंस रिलीजियस वैल्यूज डू नॉट ऑलवेज डिटरमाइन द इकोनॉमिक वैल्यू। तो आप जैसी कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म तभी आएगा जब प्रोटेस्टेंट एथिक होगी, ऐसा हर जगह नहीं है। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट एथिक नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ पर फैमिली पर फोकस है, लेकिन फिर भी स्मॉल स्केल कैपिटलिज्म देखने को मिल जाता है। हेंस रिलीजियस वैल्यूज डू नॉट ऑलवेज डिटरमाइन द इकोनॉमिक वैल्यू, दे बोथ कैन बी मैनेज इंडिविजुअली। तो इकोनॉमी और रिलीजन अलग अलग भी एक साथ मैनेज किए जा सकते हैं। Thus impact of religious values is weak in case of Japan on economic activity. तो रिलीजन का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी पर वीक है जापान में, जबकि बेवर कह रहे हैं प्रोटेस्टेंट वैल्यूज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है किस पर, इकोनॉमी पर। तो ये रिलीजन का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बता रहे हैं, और एयाल बेला कह रहे हैं इकोनॉमी और रिलीजन का इन्फ्लुएंस या इंटरेक्शन बहुत वीक है इन केस ऑफ जापान। ये एक मेजर क्रिटिक है। तो इट इज रेशनल वैल्यूज एंड इकोनॉमिक बिहेवियर विच गिव राइज टू कैपिटलिज्म, ना कि प्रोटेस्टेंट वैल्यूज। तो कैपिटलिज्म रेशनल वैल्यूज की वजह से है, तर्क संगत बातें आप करने लगे आप कैपिटलिस्ट कहे जाएंगे। तो आप प्रोटेस्टेंट हों चाहे ना हो, आप रेशनल आइडिया रखिए, इकोनॉमिक बिहेवियर दिखाइए, आप कैपिटलिस्ट बन जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कंपेयर थ्योरी ऑफ रिलीजन ऑफ डर्कहाइम एंड वेबर। तो डर्कहाइम हम लोग डिस्कस किए हैं पहले और वेबर डिस्कस किए हैं आज। तो देखते हैं, डर्कहाइम का जो फोकस है वो सोशल स्ट्रक्चर पर ज़्यादा रहता है, रिलीजन को वो सोसाइटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। वेबर रिलीजन को इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ये तो बेसिक आइडिया हो गया। डर्कहाइम जो रिलीजन देख रहे हैं वो सैक्रेड और प्रोफेन में देख रहे हैं। डर्कहाइम जो रिलीजन देख रहे हैं वो सोसाइटी वर्शिप के रूप में देख रहे हैं। डर्कहाइम जो रिलीजन देख रहे हैं वो मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के कंसेप्ट में देख रहे हैं। डर्कहाइम जो मॉडर्न रिलीजन देख रहे हैं वो सिविक रिलीजन देख रहे हैं। इतना हम डर्कहाइम के बारे में जानते हैं, और वेबर अभी हम डिस्कस करके आए हैं। तो अब आप ये टेबल जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या डिफरेंस है डर्कहाइम और वेबर में। अब कैथोलिसिज्म के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इन कैथोलिसिज्म मेजर पार्ट ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेटेड इज स्पेंट ऑन रिलीजियस पिलग्रिमेज। जैसा इस्लाम में हो रहा था वैसा ही कैथोलिक कल्चर में भी है। रिचुअल्स, नो इन्वेस्टमेंट पॉसिबल। तो अगर रिचुअल पर ही फोकस कर देंगे तो रीइन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी नहीं कर पाएंगे। मीन्स कैथोलिक भी रीइन्वेस्ट इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वह पिलग्रिमेज पर ही फोकस कर देते हैं।
इट इज अदर वर्ल्डली रिलीजन। तो जो कैथोलिसिज्म है ये अदर वर्ल्ड पर बहुत फोकस करते हैं, मीन्स स्वर्ग नर्क पर ज्यादा विश्वास। इट सेज अनलेस एंड अनटिल वन परफॉर्म्स मोरल डीड्स वन विल गो टू हेल। आपको रिचुअल्स करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप नरक में जाएंगे। तो रिचुअल पर ज्यादा फोकस है। टू अवॉइड दिस दे गो टू चर्च, प्रे टू लॉर्ड एंड परफॉर्म द चैरिटी टू फेलोज एंड चर्च। तो चैरिटी करिए, रिचुअल करिए, अच्छे काम करिए, और अच्छे काम का मीनिंग यहाँ पर क्या है? चैरिटी, रिचुअल्स। जबकि अच्छे काम का, मोरल डीड का मीनिंग प्रोटेस्टेंट में क्या है? वर्क। स्पिरिट ऑफ एल्ट्रुइज्म, परोपकार की बातें बहुत होती हैं किसमें? कैथोलिक कल्चर में। लाइफ ऑफ मैन शुड बी डेडिकेटेड टू सर्विस ऑफ मैनकाइंड, परोपकार करिए। तो सर्विस में क्या करेंगे? मोर चैरिटी। अगर चैरिटी ज़्यादा करेंगे तो री इन्वेस्टमेंट क्या खाक करेंगे, प्रॉफिट भी बनेगा ही नहीं, और क्या ही आप कैपिटलिस्ट बन पाएंगे। ये सब बातें कौन कह रहा है? वेबर। क्या आपको वेबर की बातें सही लग रही हैं? आज की सोसाइटी पर वेबर की बातें वर्ड टू वर्ड अप्लाई हो रही हैं? शायद नहीं हो रही हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म ऑफ वेबर्स व्यू ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस क्रिटिसिज्म को देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। Critics like Milton Singer argued that Weber wrongly understood different religions. ये कह रहे हैं वेबर रिलीजन को सही से समझ ही नहीं पाए, और समझे भी हैं तो गलत तरीके से समझ लिए हैं। ये कौन बोल रहा है? मिल्टन सिंगर। Especially Hindu critics argued that Hinduism is not antithetical to money making. हिंदू क्रिटिक क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं आप तो हिंदुइज्म को तो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हिंदुइज्म में मनी मेकिंग को मना नहीं किया गया। 4 वर्ण आश्रम हैं, उसमें 3 वर्ण आश्रम में मनी मेकिंग नहीं है, लेकिन 1 वर्ण आश्रम में मनी मेकिंग है। देयर आर 4 पुरुषार्थ इन हिंदुइज्म, नेमली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ में भी देखिए, धर्म में दिस वर्ल्डली ड्यूटीज की बात हो रही है, अर्थ में दिस वर्ल्डली मनी मेकिंग एंड इकोनॉमिक रोल की बात हो रही है। देखिए, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम में दिस वर्ल्डली मटेरियल लाइफ की बात हो रही है, बस मोक्ष की जो बातें हैं वो अदर वर्ल्डली हैं। तो हिंदू पुरुषार्थ में 3 चीजें तो दिस वर्ल्डली हैं, बस एक चीज जो है मोक्ष की बात है वो अदर वर्ल्डली हैं। तो 75% अगर पुरुषार्थ देखें वो तो दिस वर्ल्डली फोकस ही कर रहे हैं। मींस वेबर हिंदू रिलीजन पर सही से समझ नहीं पाए। ओनली मोक्ष इज ओरिएंटेशन टुवार्ड्स अदर वर्ल्डली। तो मैंने जो आपको बताया 25% जो बातें हैं वही तो अदर वर्ल्डली हैं। दस वेबर असेसमेंट इज वाइडली क्रिटिसाइज्ड। इसलिए वेबर साहब सही से नहीं पढ़ पाए हिंदू रिलीजन को। क्रिटिक्स आल्सो आर्ग्यूड दैट कास्ट सिस्टम इज नॉट एंटीथेटिकल टू कैपिटलिज्म। जैसे वेबर कहते हैं हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम, धर्म, अर्थ, धर्म की बातें ज़्यादा हैं, आपकी पुनर्जन्म की बातें ज़्यादा हैं, और कास्ट सिस्टम की बातें ज़्यादा हैं, इसलिए कैपिटलिज्म डेवलप नहीं हो पाता है। लेकिन इनके क्रिटिक ये कहते हैं हिंदू धर्म में कुछ कास्ट ऐसी हैं जो कैपिटलिस्ट कास्ट कही जा सकती हैं, जैसे बनिया कास्ट, सेट्टी इन महाराष्ट्र, चेटियार इन साउथ इंडिया, सिंधी इन गुजरात, मारवाड़ीज इन राजस्थान एंड गुजरात। तो ये कुछ कास्ट ग्रुप्स हैं जो अपनी इकोनॉमिक वैल्यूज के लिए ही जानी जाती हैं। और दूसरा, कास्ट सिस्टम जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर के लिए जाना जाता है, मींस ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। जो डिवीजन ऑफ लेबर आप कैपिटलिज्म में पढ़ रहे हैं वो तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। तो डिवीजन ऑफ लेबर कुछ नया आइडिया नहीं है, हमारे कास्ट सिस्टम में आपको पहले ही मिल जाएगा। इसलिए आप सही से हिंदू धर्म को नहीं पढ़ पाए। मिल्टन सिंगर, वेबर टुक सिलेक्टिव एलिमेंट्स आउट ऑफ हिंदुइज्म, देयर आर कैल्विनिस्ट इक्विवेलेंट इन इंडिया इन फॉर्म ऑफ चेटियार ऑफ मद्रास। मैंने आपको जैसे बताया ये कास्ट बहुत मेहनत कश कास्ट है और ये कैपिटलिस्ट वैल्यूज रखती है। तो मिल्टन सिंगर कह रहे हैं वेबर ने कुछ चीजें हिंदू धर्म की निकाली, सिलेक्ट की, और अपनी थ्योरी में फिट करने की कोशिश की। बस आपने एक थ्योरी गढ़ी और उसमें से उसको सही प्रूव करने के लिए आपने हिंदू धर्म में से कुछ चीजें निकाली और सिलेक्टिवली यूज किया। ये आपका मेजर क्रिटिसिज्म है। द चेटियार आर हिस्टोरिकल प्रोमिनेंट मर्चेंट एंड बैंकिंग कास्ट। देखिए, ये जो मैं बता रहा था आपको, ये बैंकिंग कास्ट है, ये मेहनत कश कौम है। फेमस फॉर देयर एक्सटेंसिव, सोफिस्टिकेटेड एंड ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क। According to various scholars like Amlai Finjai, some Peter, the relationship drawn by Weber in between Protestant countries and capitalism is wrong, as the early signs of capitalism was not seen in Protestant countries but Catholic dominated Italy. तो ये वेबर को ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि
आप कह रहे हैं अर्ली साइंस जो दिखे वो प्रोटेस्टेंट कंट्रीज में दिखे जहां प्रोटेस्टेंट वैल्यूज थी, लाइक यूके एज वेल एज यूएस। लेकिन ये गलत है। अर्ली साइंस जो कैपिटलिज्म के दिखे वो इटली में दिखे, तो इंग्लैंड में नहीं, इटली में। और इटली में क्या थे? कैथोलिक वैल्यूज थी। तो कैपिटलिज्म जो है वो कैथोलिक डोमिनेटेड एरिया में आया, ना कि कैपिटलिस्ट डोमिनेटेड, सॉरी, प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड एरिया में। Sombart criticized Weber's writing on grounds that Protestant belief is against greed and pursuit of money. For own sake, thus Protestantism could not have stimulated capitalism. No demand, only supply. जो बात हम बुद्धिज्म के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये कंजम्पशन पर भरोसा ही नहीं करते, तो डिमांड होगी ही नहीं, सप्लाई ही सप्लाई होगी। ऐसा ही बात आप प्रोटेस्टेंट के लिए भी बोल सकते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। Colonization of Latin America by Spain and Portugal led to inflow of bullion that was responsible for development of coinage and facilitated international trade. That is why capitalism developed. ये क्या कहानी बता रहे हैं कैपिटलिज्म की? बोल रहे हैं लेटिन अमेरिकन कंट्रीज का कॉलोनाइजेशन हुआ, ठीक, किसके द्वारा? स्पेन एंड पोर्तुगल के द्वारा, जिसकी वजह से बहुत उनके पास बुलियन आए, धन आया, मनी आई। तो मनी सप्लाई बढ़ी, मनी सप्लाई से क्या हुआ? उन्होंने ट्रेड किया, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से मनी सप्लाई और बढ़ गई, मींस प्रॉफिट बढ़ गया, इसलिए कैपिटलिज्म थ्राइव कर गया। तो कैपिटलिज्म थ्राइव इसलिए कर पाया क्योंकि वह एक्सप्लॉइट कर रहे थे लेटिन अमेरिकन कॉलोनीज को। तो कॉलोनाइजेशन है कारण कैपिटलिज्म के थ्राइव करने का, ना कि कुछ रिलीजियस वैल्यूज। आप लोगों ने लूटा है दूसरे देशों को, इस वजह से आपके यहाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप हो पाया। ये कारण है लूट और कुछ नहीं। तो इस लूट को याद रखिए, लूट के पैसे से आप कैपिटलिज्म थ्राइव कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेनिन, वेबर डिस्कार्डेड द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो लेनिन साहब भी यही कह रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म की वजह से कैपिटलिज्म है, मींस आप लोग एक्सप्लॉइट किए हैं दूसरे कंट्रीज को, दूसरे नेशन को, इस वजह से आप दूसरे का पैसा अपने यहाँ लूट के आ गए हैं, इसी को आप री इन्वेस्ट करे पड़े हैं। आप वो पैसा वापस कर दीजिए, फिर देखिए आपके यहाँ कैपिटलिज्म हो पाएगा कि नहीं। लॉरेंस स्टोन्स स्टडी ऑन इंग्लैंड सो दैट इट वाज नॉट प्रोटेस्टेंटिज्म रादर ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी विच हैड अकाउंटेड फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी ने क्या किया? इसने कंपनीज बनाई और क्या किया? कॉलोनियलिज्म में मदद की। जैसे केस लेते हैं इंडिया का, ये ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी ही थी जिसकी वजह से यहाँ पर इनका रूल हो पाया। इन्होंने क्या किया? फैक्ट्रीज बनाई। इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रीज बनाई। इन्होंने क्या किया? ट्रेड किया। इन्होंने क्या किया? ब्यूरोक्रेसी बनाई। ये कारण हैं, मींस ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी की वजह से कैपिटलिज्म सस्टेन कर पा रहा है, ना कि प्रोटेस्टेंट वैल्यूज। ये एक मेजर क्रिटिक है। Critics highlighted that capitalist economy not only required savings of accumulation for reinvestment but also consumption, and that goes against Protestant ethic. वही बात जो हम पहले पढ़े थे, यहाँ को इन डिटेल लिखा है, that is excessive consumption. So both accumulation as well as excessive consumption is required in capitalist system. तो consumption भी चाहिए, वो भी excessive, इसीलिए मास प्रोडक्शन चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोटेस्टेंट हैं तो आप कंजम्पशन तो करेंगे ही नहीं, और कंजम्पशन नहीं करेंगे तो मास प्रोडक्शन नहीं होगा, मास प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंजन बंद पड़ा रहेगा, मशीन्स चलेंगी नहीं, और मशीन्स चलेंगे नहीं तो री इन्वेस्ट क्या खा करेंगे? री इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। R.S. टाने, It is not Protestantism that gave rise to capitalism, rather growth of rationality, expansion of trade, invention, discoveries gave rise to capitalism. That is, capitalism paved way for Protestantism. ये उल्टा बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म तो इन कारण की वजह से आया, रेशनैलिटी, ट्रेड हो पाया, इन्वेंशन हो पा रही थी, डिस्कवरी हो पा रही थी, मीन्स जो रिनेसा और इनलाइटनमेंट का बैकग्राउंड है, इस वजह से कैपिटलिज्म थ्राइव किया। और ये कह रहे हैं ये कैपिटलिस्ट वैल्यूज जो हैं इसकी वजह से प्रोटेस्टेंट वैल्यूज आई, मीन्स जो मार्क्स वाली बातें हैं वैसे ही कुछ ये R.S. टाने बोल रहे हैं। तो ये एक सोशलिस्ट भी हैं, आपको पता ही है। Marxist scholar like Kautsky argue that capitalist economic system emerged first and later Protestantism. जो बात इनकी है वही ये बोल रहे हैं। To legitimize the economic system, ये जो है प्रोटेस्टेंट
जो बातें हैं, प्रोटेस्टेंट बिलीफ जो है वो इसीलिए आया क्योंकि हम लेजिटिमाइट कर पाए अपने एक्सप्लॉइटेटिव रूल को। मींस कैपिटलिज्म को धार्मिक रंग देने के लिए ही बाद में आई प्रोटेस्टेंट वैल्यूज। मींस आप लूट के जो पैसा लाए उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने कहा वर्क इज वर्शिप। आप एक फॉर्म लिए हैं, आप कह रहे हैं वर्क इज वर्शिप, लेकिन ये वास्तव में लूट का पैसा है। तो अपने लूट के पैसे को लेजिटिमाइज करने के लिए आपने प्रोटेस्टेंट वैल्यूज को गढ़ा। अब यहां पर ग्रोथ ऑफ रेशनैलिटी, इसका मीनिंग समझते हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी डिमांडेड फ्रॉम पीपल रेशनल बिहेवियर एंड इट इज नॉट प्रोटेस्टेंट इथिक दैट गिव राइज टू कैपिटलिज्म। तो रेशनल बिहेवियर ने कैपिटलिज्म को राइज किया। देखिए, रेशनल बिहेवियर, उसकी वजह से कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म की वजह से प्रोटेस्टेंट वैल्यूज। मार्क्सिस्ट हमेशा यही बात कहेंगे, वो कहेंगे इकोनॉमी की वजह से ही सुपरस्ट्रक्चर है। Weber put this criticism to end by arguing that Protestant indeed did develop out of capitalism, but then it became an independent cause for development of modern capitalism. लेकिन वेबर साहब इसको आंसर ऐसे करते हैं, वेबर कहते हैं जी हाँ, आपकी चलिए बात सही मान ली, कैपिटलिज्म की वजह से प्रोटेस्टेंट वैल्यूज जनरेट हुई होंगी, मान लिया। तो वो जो लेकिन कैपिटलिज्म था वो अर्ली फेज ऑफ कैपिटलिज्म था या फॉर्मेटिव कैपिटलिज्म था। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तो मॉडर्न कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ। मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है वो तो प्रोटेस्टेंट वैल्यूज की वजह से ही आया होगा। ये वेबर साहब ऐसे इसको काउंटर करते हैं। वीना दास, रिलीजन एंड कैपिटलिज्म डू नॉट हैव लिंकेज बिकॉज पंजाबी बनियाज इन इंडिया आल्सो फॉलो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इंडिया में आप तो कह रहे हैं हिंदू बिलीफ में कैपिटलिज्म नहीं हो सकता, लेकिन पंजाबी बनिया में ये देखने को मिलता है। ये कौन बोल रहे हैं? वीना दास। Alexander Gerschenkron said that economic growth in Russia is not a product of religious value but due to political program that is initiative of state. ये कह रहे हैं जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्होंने कैपिटलिस्ट नहीं कहा इसको क्योंकि रसिया में उस समय कैपिटलिज्म नहीं था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन रसिया जो हो पाई वो कोई रिलीजन की वजह से नहीं हुई, वो बस हो पाई स्टेट की वजह से। तो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि स्टेट की महती भूमिका होती है या इंपॉर्टेंट होता है स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक सिस्टम। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होता है उसके पीछे स्टेट ही होता है, ना कि कोई रिलीजियस वैल्यूज। ये बात रही वेबर की थ्योरी ऑन रिलीजन। अब हम जल्दी से फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस पढ़ते हैं रिलीजन के, जो हमने अभी सभी पढ़ा है, जो भी कुछ पढ़ा है उसको जल्दी से समराइज करते हैं। फंक्शंस ऑफ रिलीजन एज पर डर्कहाइम, इंटीग्रेटिंग फंक्शन होता है, शेयर्ड मोरालिटी, सेक्रेड, नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स, सोशल ऑर्डर, ये सब बातें कौन कर रहा है? डर्कहाइम। गिव सपोर्ट इन लाइफ ऑफ अपहीवल्स, डेथ, प्रोवाइड मोरल स्ट्रेंथ। तो कलेक्टिव स्ट्रेंथ हमें रिलीजन से ही मिलती है। कलेक्टिव वर्विशंस, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इन डर्कहाइमियन थ्योरी। इंटेलेक्चुअल फंक्शन भी होते हैं, सर्विंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन बाय प्रोवाइडिंग आंसर्स टू मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शन कैसे हैं रिलीजन के? इसने बताया सपने क्यों आते हैं, शैडो क्यों है, ये सब आंसर हमें रिलीजन से ही मिल पाए जब साइंस अवेलेबल नहीं थी। लाइफ आफ्टर डेथ क्या है? एनिमिज्म में हमने पढ़ा। सोशल चेंज को भी रिलीजन से पढ़ा जा सकता है। हम रिलीजन के फॉर्म को देख लें तो हमें सोशल चेंज पता लग जाएगा। रिलीजन्स रोल इन द राइज ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोटेस्टेंट इथिक ऑफ वेबर। तो हमने प्रोटेस्टेंट इथिक जब पढ़ा तो हमें पता लगा उस समय सोशल चेंज कैसे हुआ। मीन्स सोशल चेंज इन क्रिश्चियनिटी हमें पता लग गया जब हमने प्रोटेस्टेंट वैल्यूज पढ़ी। रिचुअल रोल होता है, रिचुअल्स ड्यूरिंग क्राइसिस ऑफ लाइफ। तो लाइफ क्राइसिस इवेंट में रिलीजन आपकी हेल्प करता है। मैरिज, डेथ, अचीवमेंट ऑफ प्यूबर्टी एटसेट्रा। सप्लीमेंट्स एम्पेरिकल नॉलेज, रिलीजन कैन आल्सो सप्लीमेंट प्रैक्टिकल एंड एम्पेरिकल नॉलेज। आइंस्टीन कहते हैं साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन पढ़ेंगे, तो इसको और इन डिटेल पढ़ा जाएगा। रिलीजन शेप द कलेक्टिव बिलीफ। तो कलेक्टिव बिलीफ को बनाता है रिलीजन। तो कलेक्टिव बिलीफ क्या है? जैसे हम सब मानते हैं कि रिलीजन हमारी रक्षा करता है। जैसे रिलीजन में हम लोग कलावा इसलिए ये सेक्रेड थ्रेड बांधते हैं कि हमारी रक्षा करता है। तो ये हमारा कलेक्टिव बिलीफ है। ये कहाँ से आ रहा है? रिलीजन से आ रहा है। और ये कलेक्टिव बिलीफ बन जाता है समय के साथ एक कलेक्टिव आइडेंटिटी। अगर आप सेक्रेड थ्रेड अपनी कलाई में बांधे हुए हैं तो एक आइडेंटिटी आपको मिल जाती है कि आप हिंदू ही होंगे। मीन्स
लोगों का एक शेयर्ड बिलीफ हो जाता है, शेयर्ड आइडेंटिटी बन जाती है ड्यू टू रिलीजन। तो ये सब फंक्शंस हैं रिलीजन के। कुछ डिसफंक्शंस देखते हैं। आर के मार्टन, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिसयूनिटी इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। तो रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी में आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं। इन कन्फ्लिक्ट की बात कोई नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? आर के मार्टन। तो आर के मार्टन कौन है? नियो फंक्शनलिस्ट। तो नियो फंक्शनलिस्ट क्या करते हैं? फंक्शंस की भी बात करते हैं और डिसफंक्शंस की भी बात करते हैं। मार्क्स, रीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। तो मार्क्स का जो थ्योरी है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो वो भी एक डिसफंक्शन की ही बात कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। तो रिलीजन को वो ओपियम ऑफ मासेस कह रहे हैं। एस इट जस्टिफाइज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हैव्स ऑन हैव नॉट्स। ओपियम से क्या होता है? टेम्पररी रिलीफ मिलती है, इसलिए उसको ओपियम कहा। विदाउट अफेक्टिंग पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ पेन। तो रिलीजन जो कॉज है उस पर फोकस नहीं करता, उसको हिट नहीं करता, बस टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करता है, इसीलिए मार्क्स इसको ओपीएम कह रहे हैं। रिलीजन हिंडर्स सोशल प्रोग्रेस एंड इम्पीड्स सोशल चेंज। तो रिलीजन सोशल प्रोग्रेस कैसे हिंडर करता है? जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करें, रिलीजन की वजह से हम कास्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और किसको फोकस नहीं करते? एज पर वेबर, वर्क पर। तो ये सोशल प्रोग्रेस रोक देता है। कास्ट पर ज़्यादा फोकस करोगे तो सोशल इनोवेशन पर फोकस नहीं कर पाओगे, या इनोवेशन पर फोकस नहीं कर पाओगे। आप वर्क कल्चर में अगर कास्ट को ले आए तो आप मेरिटोक्रेसी पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे रिलीजन डिसफंक्शनल है सोसाइटी के लिए। प्रमोट्स इविल प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशन, सती जैसी इविल प्रैक्टिसेस रिलीजन की वजह से ही थी इन इंडियन सोसाइटी। बेसिस ऑफ कम्युनल बिहेवियर, कम्युनल बिहेवियर लोगों का है तो बस रिलीजन की वजह से। तो पॉलिटिक्स में जो रिलीजन दिखता है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये भी डिसफंक्शनल है फॉर सोसाइटी। मेक्स इंडिविजुअल फैटलिस्टिक, हम लोग बहुत किस्मत पे विश्वास करने लगते हैं। तो अगर फैटलिस्टिक हो गए, किस्मत पर विश्वास करने लगेंगे, तो अपने काम पर भरोसा छूट जाएगा और किस्मत पर भरोसा ज़्यादा करने लगेंगे। डॉक्ट्रिन्स लाइक प्रीडेस्टिनेशन कैन मेक एन इंडिविजुअल फील टू पावरलेस। प्रीडेस्टिनेशन जैसी डॉक्ट्रिन आपको पावरलेस दिखाती हैं। एंड फैटलिस्टिक, और आप कर्म थ्योरी पर विश्वास करने लगते हैं। रिलीजियस परसिक्यूशंस, वार, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म ड्यू टू रिलीजन इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। तो ये सब डिस्फंक्शंस थे। हमने फंक्शन डिस्फंक्शन इसलिए स्टडी किए, अगर मर्टन की थ्योरी आए तो आप इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि मर्टन फंक्शन, डिस्फंक्शन एंड फंक्शनल अल्टरनेटिव ऑफ रिलीजन पर फोकस करते हैं। ये बात रही वेबर की थ्योरी की या मॉडर्न थ्योरिस्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सोशल प्रोसेस लाइक सेक्युलराइजेशन से हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा तो प्रीवियस सभी लेक्चर रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।